Good afternoon, everyone. I just got a message from Virendra sir. I am Shweta this side from Vikalp Education. Rishi sir will be joining us immediately in next 5 minutes. Till then, I got a message from Virendra Disaval sir stating that you have to change your display name according to the college record. Then only you will be allowed for this session. So till then, please change your name. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, Viren sir. Am I audible? I think we are here, we have gathered here for a purpose of understanding the various specialization to us. Okay. I am from Vikalp Education. Okay, so this lecture is live on YouTube at Facebook, live on YouTube in our. So let us begin a brief introduction about me. I am a Rishi Chaurasia, founder director Vikalp Education, associated with CIBMRD since last 6 years. First, when we came, to Amishi ma'am has given us opportunity to present themselves. Then that time she was in different college, but since last 6 years, we are our association with CIBMRD, and these type of activities, especially aptitude sessions and budget session, are the continuous activity that we are conducting from so many years. I have a total 15 years of experience. I'm basically a hardcore aptitude trainer. Did my MBA finance from Chetna, Mumbai. Then I did my mergers and acquisition from Jamnalal Bajaj. Apart from aptitude, economic and financial news discussion is my hobby. And learning finance is my passion, you can say. So this is what I generally discussed. I just wind up one session. That is why this 15-minute delay got happened. The lecture got till 2 p.m. So I took a 10-minute break and then I started here. So let us join with an understanding, a common understanding. This is a session with the mean of giving you an understanding about the various options available in different fields, the kind of skill set you need, and most importantly, what exactly you can expect from a specialization. बट ये एक तराजू का एक पड़ला है, दूसरा तराजू का जो दूसरा पड़ला वो बोल सकते हैं दूसरा जो साइड ऑफ दिस आपका एनी अंडरस्टैंडिंग का कोई भी जो दूसरा साइड होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अनटिल अनलेस जो मैं बोल रहा हूं वो मैं एक जनरलाइज फॉर्मेट में आपको बोलूंगा, अनडाउटेडली वो आपको हेल्प करेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत हद तक इमोशनली होकर, जो हम लोग बोलते हैं ना भावनाओं में बहकर हम लोग कोई स्पेसिफिक डिसीजन लें. पॉइंट एकदम सिंपल है कि मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं कि जनरल ट्रेंड क्या है, और मैं फोकस करूंगा नागपुर के जॉब मार्केट को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफिकली हमारे इंडिया में ही जो जॉब सिनेरियोज है उसको ध्यान में रखते हुए. आई विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ ब्रॉडर स्केल कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये इतना पैकेज है, वो इतना पैकेज है. वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि बाय ग्राउंड रियलिटीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बातें सजेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ड्यूरिंग द चैट बॉक्स आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई स्पेसिफिक अगर डाउट होगा तो, अदरवाइज मैंने कुछ 15-20 मिनट से ज्यादा का विंडो रखा है एक पूरा डिस्कशन के लिए. आप मुझसे उस समय क्वेरी पूछ सकते हैं. दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे. आई विल अलाउ यू. ठीक है. तब तक भी आप चैट बॉक्स में डालते जाइए. स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन अगर आंसर तुरंत करने के रहेंगे मैं आंसर करूंगा, अदरवाइज आई विल टेक क्वेश्चंस ऑन अ लेटर स्टेज में. टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है ऐसा कि मेरे को 1 घंटे में खत्म करना है. जब तक आपकी क्वेरीज कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं डिस्कस करता रहूंगा. ठीक है. टिल द टाइम आप भी स्टे करिए. आई एम प्रीटी श्योर आपको लर्न करने को मिलेगा और काफी हद तक आपको एक आइडिया क्लैरिटी के साथ आप यहाँ से इस सेशन के बाद निकल पाएंगे. एक सजेशन, ये जो वंडरफुल फॉर्म ऑफ लर्निंग है इसको पॉजिटिव लीजिए. अगेन ज्यादा नेगेटिविटीज को अपने दिमाग में मत रखिए कि क्लास खुलेगा तब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. अभी आपके सामने जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है. यू आर लकी इनफ कि इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में आप हैं. एटलीस्ट आपका लर्निंग नहीं रुका है. इसके पहले भी कई बार सिचुएशन खराब हुई है, तब ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था. तो टेक इट पॉजिटिव रादर देन थिंकिंग अबाउट अ नेगेटिव. कॉलेज जब भी खुलना चाहेगा खुलेगा, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, तब आप आइएगा, तब आपका फिजिकल क्लासेस भी हो जाएगा. टिल द टाइम तक अपने आप को रोको मत पढ़ने से. मैं आपको सजेशंस दूंगा कुछ पढ़ने के ड्यूरिंग दिस सेशन ऑल्सो कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए आगे के लिए. ये सेशन में सबसे इंपॉर्टेंटली मैं इस बात को कैप्चर करूंगा कि भाई आप अपने आप में कैसा इंप्रूवमेंट कर सकें और किसी स्पेसिफिक स्किल्स की तरफ आप कैसे बढ़ पाए. ठीक है.
कुछ बात थ्योरेटिकल्स भी रहेंगी, कुछ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी रहेंगे, जैसे जो स्किल सेट्स है, जो रिक्वायरमेंट है, बट मैं उसको एलैबोरेट करूंगा एज अ जनरल फॉर्म में। एंड मैं ये बात को भी कंसीडर करूंगा कि आफ्टर पैंडेमिक अब क्या नए चेंजेस होंगे उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए, ठीक है, नए उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए। तो लेट अस मूव टू अ सेशन अबाउट अस। मैंने आपको बता दिया, वी आर एन एप्टीट्यूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद द पर्पस ऑफ enlightening candidates. I have faced many problem during my career aspects. तो मुझे हमेशा लगता था कि कोई एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और उसके बाद आई वर्क विद टाइम मुंबई, करियर लॉन्चर मुंबई एंड नागपुर बोथ, एंड देन वेरियस अदर इंस्टीट्यूट. सो मुझे भी रियलाइज हुआ कि शुड स्टार्ट, तो आई स्टार्टेड विद नागपुर, but we are spreaded into across Maharashtra or central India, you can say, where we are training institute candidates from various colleges. पुणे में के कॉलेज का मेरा अभी 2 दिन पहले सेशन था, मुंबई में आई डिड विद आदित्य इंस्टीट्यूट अभी 3 दिन पहले, चेतना से मेरा कॉन्स्टेंटली हमारा चलता है, नागपुर में भी CIBMRD हो गया, अंबेडकर कॉलेज हो गया, त्रिपुरे कॉलेज, यहाँ पे हम लोग लगातार बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वी आर कंडक्टिंग सेशंस. तो आवर पर्पस इज प्रीटी सिंपल. Promotion of Vikalp education should come secondary. First thing is you should take an advantage of a experience that we are having, understanding that we are having, and you should be thankful to your teacher. Specifically, sir has organized this session. Amishi ma'am has asked me to take this session. तो ये sessions का benefits आप लीजिए और maximum time पे outputs को results में convert करने की कोशिश कीजिए. हम लोग एक आपको एक गाइडलाइन हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट भी है vikalpeducation.in, तो आप उसमें हमारी डिटेल्स देख सकते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत केयरफुली इस बात को समझने का कोशिश करिए. जो ऑरेंज में जो सेक्शन में जो ऑरेंज सब इंटरसेक्शन में जो ऑरेंज पॉइंट आ रहा है, वो सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, वहां तक हमको रीच करना है. तो व्हेन आई से इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड करियर ऑप्शन, ये तीनों का अमलगमेशन होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने बोला कि कहने को बहुत थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा आसान है ये, बट प्रैक्टिकली उतना जज करना डिफिकल्ट है. बट आप जब भी अपना कोई भी करियर डिसाइड कर रहे हैं, अभी आपने एमबीए चूज किया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल आर एमबीए कैंडिडेट्स हु आर एस्पायरिंग इन एमबीए, मतलब आप आने वाले समय पे एमबीए होने वाले हैं, और अब आप स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए आप एक करियर वो देख रहे हैं, या अगर आपने स्पेशलाइजेशन चूज करने का डिसाइड कर लिया या स्पेशलाइजेशन कर भी लिया है, तो भी ये बात बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन को चूज करने के बाद भी कहीं ना कहीं जॉब में भी आपको इंटरेस्ट और एबिलिटीज होने का पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हर एंगल से अगर आप देखें, अगर आपको चूज करना है तो भी, और अगर कर चुके हैं तो भी, एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी एंड करियर ऑप्शन का अमलगमेशन होके एक इंटरसेक्शन होना चाहिए. उसमें आपका ही कोई एक अच्छा करियर आप चूज कर पाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, शुरुआत में ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप उस रास्ते पे जा सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग यू विल बी एब्सोल्युटली एग्जैक्ट. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं. मैं आज भी फाइनेंस के लिए पैशनेट हूं, आज भी फाइनेंस पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं, डिस्कस करता हूं. मेरा एक इच्छा था कि मैं फाइनेंस लूं और मैं किसी कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी को ज्वाइन करूं, और उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी में मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में कुछ काम करूं, मेरा खुद का कंसल्टिंग हो. आई रियली रियली फैसिनेटेड अबाउट द इन्वेस्टमेंट. जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपने देखा होगा जियो पे गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं इस पे फैसिनेटेड था बहुत. बट आई एम अ पर्सन फ्रॉम 2007-9 बैच एमबीए. तो जो 7-9 बैच में, जिनको पता होगा कि वो 7-9 का जो बैच था, वो बैच इतना पैथेटिक था कि जॉब मार्केट इतना खराब हो गया कि मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज करना चालू पड़ा, क्योंकि अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बेसिक अर्निंग्स नहीं कर पाता. ऑल्दो मैंने कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं किया, बट कॉम्प्रोमाइज में मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने फाइनेंशियल कंपनीज की जगह पे मैंने फिर बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट को मैंने ज्वाइन किया. आई ज्वाइंड अ कंपनी वेयर आई initially I doesn't have a direct finance role but a business analyst role, but वो सेल्स भी नहीं था. तो मेरा ये पैशन था कि मैं फाइनेंस को ज्वाइन करूं. पर एक बात आप समझिए, यहां से मैं बेसिकली जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी उसी समय पे जी रहे हैं, पैनेडेमिक का टाइम है. पैरेलली ये समझना है कि भाई हमें चीजों को लेके इनिशियली कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी होता है. तो मैंने जब इनिशियली कॉम्प्रोमाइज किया, मुझे इतना समझ आया कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज का बेनिफिट ये होगा कि मैं एटलीस्ट खाली नहीं बैठा हूं, मैं कुछ कमा रहा हूं, कुछ लर्न कर रहा हूं. तो जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, वो एक एस्पेक्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ा रहेगा. बट अभी जो शॉर्ट टर्म का अगर मैं आपको सजेशन दूं, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि वॉट एवर बी द स्पेशलाइजेशन यू विल बी चूजिंग, योर फर्स्ट टारगेट, योर फर्स्ट एम
should to get a good to get a job, गुड जॉब, हायर पैकेज जॉब और अच्छी कंपनी में जॉब, वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रखिएगा शुरुआत में। बट इतना लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हैं, जब स्पेशलाइजेशन चूज करने की बात करें, तब आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपने फाइनेंस लिया और वो फाइनेंस रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा है, एग्रीड, बट वो फाइनेंस रिलेटेड जॉब आप बाद में ले सकते हैं अगर आपका पैशन फाइनेंस की तरफ है। तो मैंने भी वैसे ही किया, फाइनेंस की तरफ मेरा पैशन था, मेरा उसी कंपनी में शिफ्टिंग हुई, कुछ दिनों के बाद मैं फाइनेंस जॉब किया। बट मुझे शुरू से बिजनेस करना था, इंटरेस्ट मेरा अलग था, तो मैंने अपना फील्ड को बाद में चेंज किया। तो वो मैं एनी गिवन डे कर सकता हूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये आपको भी करना है कि इनिशियली जो आपके सामने है उसको लो, जो भी चूज करने वाले हो आने वाले समय पे उसको इंटरेस्ट और एबिलिटी को ध्यान में रख के लो, और उसका लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। एक होरिजन जो होना चाहिए 5 से 10 साल का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं एमबीए करके कल को नया एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, आई विल बी रितेश अग्रवाल लाइक ओयो जैसा कोई कंपनी खोल लूंगा, तो ये इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली आप थोड़ा सोचना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो होरिजन अपना लॉन्ग टर्म रखिए इंटरेस्ट और एबिलिटी के लिए। शॉर्ट टर्म का सजेशन ये है कि जो भी मिलता है स्टार्ट करिए, खाली मत बैठो। क्योंकि अगर खाली बैठे ना आप इस जम दौर पे, तो नेगेटिव थॉट के अलावा आपकी जो स्किल का डिग्रेडेशन होगा ना, वो इतना बुरा होगा कि आप कभी भी खड़े ही नहीं हो पाओगे। और पैरेलल आपके साथ वाले लोग जो रहेंगे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज करते हुए छोटा पैकेज में भले ही 10,000 रुपए 15,000 रुपए से शुरू किया, तब भी आप कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टेबल हो पाओगे। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूं, मैं 3,000 रुपए से शुरू किया है मेरा लाइफ, जबकि मेरा खर्चा 5,000 रुपए से ज्यादा होता था मंथली। तो वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो गुड गॉड का ग्रेस था मुझे कि भाई मुझे ये, बट मेरे पेरेंट्स ने, मुझे पापा ने खासकर यही समझाया कि बेटा पैसे मत देखो। मेरा इनिशियल जॉब जो था, मेरा कैट में अच्छा परसेंटाइल था, मुझे करियर लॉन्चर नंदनवन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा पहला जॉब था दूसरे दिन में केडीके के सामने पॉम्पलेटिंग करना। आई यूज टू वॉश, मतलब मैं अपने ऑफिस के, जो कई बार ऑफिस में चीजें गंदी पड़ी होती थी, मैं वो भी साफ करता था। तो अगर आप ये सब सोचते बैठोगे कि ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इनिशियली आपको एक्सेप्टेंस पे रखना ही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कंपनी लीड करो, आज मैं अच्छा खासा टर्नओवर है, एम्प्लॉइज हैं, हमारा अच्छा खासा वो बेस है, तो वो इसलिए क्योंकि 15 साल पहले मैंने ये बात को सोचा था कि मैं आज से 14-15 साल बाद कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो पाऊंगा। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा आप चीजों को। अदरवाइज क्या होगा, मैं कुछ भी बता लूं, आप अगर अपने ही पॉइंट पे अड़े रहोगे कि नहीं मेरे को तो अच्छा ही पैकेज चाहिए, नहीं तो मैं अच्छा ही कंपनी चाहिए, तो फिर आपको मैं बोलूं इस सेशन का कोई भी आपको मनी नहीं निकल जाने वाला है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जॉब मिलना जरूरी है, कुछ भी मिले, सेल्स का ही मिले ना, आप जाके इंश्योरेंस ही बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। आज मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग कितना जबरदस्त फील्ड है, तो कुछ भी मिले बस ज्वाइन करो, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हैं तो हमारे पास उसका एक सोल्यूशन है। वी हैव अ प्रोफेशनल ट्रेनर जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आपके यहाँ पे भी टेस्ट है, तो हमारे यहाँ जो मैम है, शी इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो ट्रेन करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है एमबीटीआई, जहां से आपको आपकी पर्सनालिटी निकल के आता है, और ये काफी हद तक एमबीए वालों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, आप मुझे बाद में पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट आई कैन डिस्कस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू स्पेसिफिकली नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल टू अस। ये स्लाइड देखिए, मैंने इमेजेस जो है मैं खुद से नहीं क्रिएट कर पाया हूँ इमेजेस, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने गूगल से ही लिए हैं इमेजेस, मैं सब कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको इमेजेस। तो अगर आप देखेंगे जनरल फॉर्म में, एमबीए में 5 बड़े स्पेशलाइजेशंस होते हैं: फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, एंड उसको हम आईटी, पांचवा ऑपरेशन, पांचवा को हम बोलेंगे आईटी। तो ये 5 जनरल स्पेशलाइजेशंस होते हैं। हमारे यहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी में कुछ और एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, आप मुझे बाद में ऐड ऑन कर देंगे अगर जो मुझसे मिस हो रहा होगा, क्योंकि नागपुर से मेरा एमबीए नहीं है। तो स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन कौन से होते हैं इतना मुझे पता है कि यहाँ डुअल स्पेशलाइजेशन चलते हैं, आप मेजर और माइनर के फॉर्म में कर सकते हो। बाकी अगर और कोई स्पेशलाइजेशन आपका होता होगा, आई कैन, यू कैन आस्क मी सेपरेटली, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस। कंप्यूटर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, आईटी भी बोलते हैं उसको, सिस्टम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन जनरली जो आप जानते हैं कि ऑपरेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग और उसके लिए रहता है। बाकी फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग तो बहुत टिपिकल हमारे स्पेशलाइजेशन है। अब इस स्लाइड में कुछ एक दो एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। तो मैं उसमें बारे में बता दूं, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग एज सच स्पेशलाइजेशन बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, इसका स्पेसिफिक कोर्स हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट सजेशन आफ्टर पैंडेमिक जो मैं आपको देना चाहता हूं। सॉरी, जो फर्स्ट सजेशन मैं आपको पैंडेमिक के हिसाब से देना चाहता हूं, प्लीज इंप्रूव योर सोशल मीडिया स्किल्स। व्हाट डज इट मीन? सर पैसे तो अपनी है, अपन तो वैसे भी एक्टिव है, फेसबुक में भी एक्टिव है, वी आर वेरी एक्टिव इन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो अपना बिल्कुल लाइफ है। पॉइंट यहां ये है कि दस थिंक लाइक अ एमबीए ग्रेड। आपका जो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए वो एमबीए ग्रेड के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। Amishi ma'am has said that business analytics is an option of RTMNU. Very good. So this is tremendous. मैं उस पे भी आता हूं अभी। तो अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछें डिजिटल मार्केटिंग के लिए, मैं आपसे कह रहा था कि सोशल मीडिया स्किल्स बहुत नीड ऑफ एन आर है। सोशल मीडिया स्किल्स का मतलब है कि आप किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग एन एमबीए गाय आपको वो पता होना चाहिए। फोटो अपलोड करना, लाइक करना, ये बनाना, वीडियो बनाना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस कैसे ड्राइव किया जा सकता है वो। इसके लिए सैकड़ों प्रकार के यूट्यूब में वीडियोस हैं। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, स्टार्ट सर्चिंग, डोंट ज्वाइन एनी कोर्स। अगर आपको बिल्कुल करियर ही बनाना है तो ही आप कोई कोर्स ज्वाइन करना, अदरवाइज केवल और केवल नॉलेज के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी बताया जाता होगा यूट्यूब में, यू विल हैव मल्टीपल videos available how to use Google, how to use YouTube, how to use Facebook or Instagram or Twitter for basically improving your business. अगर ये स्किल है ना आपके पास, ट्रस्ट मी, आप अपने रेज्यूम में ये चीज डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके रेज्यूम में आप कुछ चीजें डालते हैं, उसमें एक चीज ये भी रहती है कि स्किल्स का एक कॉलम रहता है। वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रहता होगा, बट स्किल्स का एक कॉलम रहता है। तो स्किल्स में, स्किल्स यू नो में जो कॉलम रहता है उसमें अपन टिपिकली क्या डालते हैं? एमएस ऑफिस। नागपुर में मैंने, महाराष्ट्र में देखा खासकर सबसे ज्यादा कॉमन क्या रहता है? एमएससी आईटी। ट्रस्ट मी, इंटरव्यूअर को आपकी एमएससी आईटी के परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। आप 95% बना रहे हो, 80% बना रहे हो, आपसे को बेसिक स्किल्स कंप्यूटर की क्या आती है। तो अब ध्यान रखिए, पहले तक जो था, आज से 1-2 साल पहले तक भी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का मतलब सबसे ज्यादा फाइनेंस, और अगर आप फाइनेंस ले रहे हो या ऑपरेशंस ले रहे हो तो एक्सेल का, और अगर मार्केटिंग एचआर ले रहे हो तो प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट का। मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंस वालों को पीपीटी नहीं, तो पीपीटी और एक्सेल दोनों ये मेजर कॉमन स्किल्स होती थी। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आनी, इसलिए एमबीए में आपको होता था। बट आफ्टर ये 1 और 2 ईयर में, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो बड़ा है, तब के बाद से अगर आप देखेंगे, नया जो स्किल्स जो एमबीए के लिए ऐड होना ही चाहिए हर किसी को। और आप बोल नहीं सकते कि आई एम नॉट टेक सेवी, ठीक है। एट द एज ऑफ 36 मैं अमीशी मैम से बात कर रहा था, शी वाज, मतलब वो पूरे तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे। तो अगर इस एज में हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं तो आपकी एज तो 20-21 साल है, आपको अपग्रेड करना ही है। सो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का आजकल का जो मतलब है, हाउ टू यूज इफेक्टिवली गूगल सर्च इंजन। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया तो गूगल में कीवर्ड्स डाल के आप कैसे सर्च कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रस्ट मी, अगर आपका सर्च इंजन स्किल अच्छा नहीं है तो बहुत सारी चीज तो आप निकाल भी नहीं पाओगे। उसमें इतने ऑप्शंस है, कभी डीप में जाके ढूंढना, आपको मिलेंगे। मैं आज नहीं बताऊंगा वो सब चीजें, वो आपको सर्च करना है। फेसबुक में, फेसबुक बिजनेस होता है, उसमें कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पेजेस बना के कैसे, मल्टीपल चीजें, वो आपको देखना है। ये स्पेशलाइजेशन है, सच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई कॉलेज ऑफर करता है। आपके लिए ये एक एडेड स्किल्स है जो आपको पोजेस करना है, सबको पोजेस करना है। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये आजकल कॉमन हो गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब इंडिया काफी हद तक अपने आप को ट्राई करता रहा है कि हम भी बहुत ज्यादा ग्लोबली अपने आप को मूव करें, तो इसलिए आपको इंटरनेशनल बिजनेसेस के नॉलेज होना जरूरी है। तो देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड आईएफटी जो दिल्ली में है और कोलकाता में भी है, वो फॉरेन ट्रेड पे करता है, तो वो आईबी स्पेशलिस्ट कॉलेज है। बट आप एज अ स्पेशलाइजेशन इसको देख सकते हैं। इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये इतना जनरल स्पेशलाइजेशन नहीं है, मतलब बहुत स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो जनरल नहीं होने का मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये उतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका ब्रॉडर स्केल में कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप कर पाएंगे या जॉब उससे रिलेटेड मिल पाएंगे तो डिफिकल्ट है। मेरा एक सिंपल सजेशन है, स्पेशलाइजेशन कभी भी जनरल होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं फाइनेंस किया हूं तो क्या मैं सेल्स नहीं कर सकता? बट अगर मैंने एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस किया ना, तो मेरे साथ एक बहुत हद तक एक प्रॉब्लम लग जाती है कि भाई मुझे इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड ही जॉब चाहिए। जब मैं सीवी लेके जाऊंगा भी ना, तो वो सामने वाला सोचेगा कि ये तो आईबी किया हुआ है, अभी सेल्स की जॉब के लिए आया है या कोई और जॉब के लिए आया है, तो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आईबी मतलब पूरा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानकारी। अब फाइनली आता हूं मैं इसमें बिजनेस एनालिटिक्स में, और फिर हम लोग पैरेलल सब एक एक करके देख लेंगे। बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जिसमें ऑटोमेशन, डेटा, पूरा जो दुनिया है जो शिफ्ट कर रहा है। अब ये जो पैंडेमिक है ना बेटा, ये तो एक प्रकार का सडन वो हो गया है। अदरवाइज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन, शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी वर्चुअल चीजें, हर चीज का वर्चुअल ऑलरेडी है स्टार्टेड वे बैक 3-4 इयर्स पहले चालू हो चुकी है। जिस दिन से आपके यहाँ 3G 4G का डेटा चालू हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, नई ऐप आने लगी, तब से बिजनेस एनालिटिक्स एकदम स्टार्ट हो गया स्मूथ करना। अब अगर आप देखेंगे ये जो एक स्पेशलाइजेशन है ना, बहुत पीक में है। पर ये स्पेशलाइजेशन को मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। वंस अगेन, अगर आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज है और आप पैशनेट हैं कोडिंग से लेके आईटी रिलेटेड एक्टिविटी में, एंड आपका मैथ्स नंबर क्रंचिंग स्किल्स अच्छी है, तो ही आप बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में सोचना। डेटा क्रंचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका ये जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ही सोचना। अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है, डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिकली आप इसमें अगर मूव किए तो हो सकता है कि आपको बेसिक स्किल्स की तरफ आप रह जाने वाले हो। एनालिटिक्स इज ट्रमेंडस, फ्यूचर है, बहुत अच्छा है, पर अगर आप स्पेसिफिक हैं तो, अदरवाइज नहीं। तो मेरे लिए रिकमेंडेड मेरे हिसाब से नहीं है ये। ठीक है, अभी जैसे मैम ने कहा कि ये एनालिटिक्स हमारे यहाँ है, तो अगेन जिनका आईटी बैकग्राउंड है, बीसीए, इंजीनियरिंग इन आईटी, कंप्यूटर्स में जिनका इंजीनियर है, उन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। और आई नीड टू सी द एलिजिबिलिटी कि आप इसमें जनरल वाले, जनरल मतलब जिनका आईटी बैकग्राउंड नहीं है वो उसमें एलिजिबल है कि नहीं है। एज फार एज आई पर्सनली नो, एलिजिबल नहीं होते जिनका आईटी बैकग्राउंड नहीं होता है। बट अगर आप एलिजिबल हैं भी, तो भी मेरा मानना यह है कि आपका कंप्यूटर्स के प्रति कितना आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। देखो, आप कंप्यूटर चलाते आना, वो तो मैं बोल रहा हूँ आज किसी को भी आता है, बट एनालिटिक्स के जितना कंप्यूटर जानना एक बहुत अलग बात होती है। ठीक है, तो मेरा कंसर्न ये है कि वो बहुत डिफिकल्ट होगा। वीरेंद्र सर, मैं ऐड करते जा रहा हूं। सर का कहना है कि कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं ऐड करते जा रहा हूं, बच्चे आते जा रहे हैं। सो प्रोबेबली जैसे जैसे आते जाएंगे मुझे स्क्रीन पे दिखता रहता है, मैं उनको ऐड करता रहता हूं। सो बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया बहुत स्पेसिफिक है। अब आते हैं हम लोग मेजरली कोर पे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप चैट कर डाल सकते हैं। हेमलता हैज रेज्ड हर हैंड, सो यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन और बाय मिस्टेक? आप चैट बॉक्स में डाल दो बेटा, जो भी है। मैं पहले मूव करता हूं आगे, फिर मैं आराम से क्वेश्चंस लूंगा, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, तो आराम से आप मुझे पूछ पूछ सकते हैं फिर जो भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, बाय मिस्टेक्स इस हेमलता सिंह। सो सबसे पहली बात, लेट अस स्टार्ट विद करियर्स इन मार्केटिंग। ट्रस्ट मी, मैं मतलब दिस इज बीन 11 years since I have completed my MBA, and last 40-15 years I am doing, and there are so many teacher more experienced than me, definitely will be agree with my point that marketing is the most dynamic career option available to you. Specialization wise tremendous, सबसे बढ़िया एक ऐसा फील्ड जो आपको ना खाली बैठने देगा, और पैसे कमाने के मामले में तो ये प्रैक्टिकली सबसे आगे है, सभी से आगे है। तो ऑल सेंस में अगर आप देखें, करियर्स इन मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है। मैं आपको स्लाइड में, अगले स्लाइड में बताऊंगा, सब चीजें मैं करूंगा, मैं एकदम जनरलाइज डिस्कशन नहीं करूंगा, बहुत स्पेसिफिक मैं आपको लेके आऊंगा। बस मेरा ये सजेशन है, डोंट थिंक मार्केटिंग टुवर्ड्स अ सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये एक बहुत गंदा परसेप्शन है, मेरे ऊपर भी था। 7-9 में जब मैं एमबीए किया था, तब भी मैं देखता हूं कि वही मेरे अंदर परसेप्शन था। और धीरे धीरे ऑफ कोर्स आपके ऊपर से भी निकलेगा, धीरे धीरे मेरे को निकला, पर वो निकलता हुए बहुत टाइम हो चुका था।
तब तक तो मैं एमबीए फाइनेंस भी कर चुका था, और तो खैर मेरा ऐसा था कि मैं बचपन से ही फाइनेंस में इंटरेस्ट हूं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका बहुत क्लैरिटी नहीं है और जो सोच रहे हैं कि भाई अब कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। तो डोंट थिंक एमबीए मार्केटिंग इज एज अ सेल्स जॉब, बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा। सेल्स एक ऐसा स्किल है बेटा, अगर वो आपके अंडर में नहीं है ना, तो आपको आगे आज की दुनिया में ग्रो करने में डिफिकल्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्स। सेल्स एक ऐसी चीज है, तो एक ऐसी चीज है ना सेल्स, जो ऐसी स्किल्स हैं जिसको हर किसी को पजेस करना ही करना है। अगर आपने ये सेल्स का स्किल्स को पजेस नहीं किया, तो आप फाइनेंस कर लो, ऑपरेशन कर लो, एचआर कर लो, हर हर सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना स्ट्रगल होगा ग्रो करने में। एक लिमिट के बाद आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और जिन्होंने बचपन से मन में बात कर लिया कि सेल्स हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो स्किल्स आ चुका है, लोगों को कन्विंस करने का, लोगों को से बात करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का, वो स्किल्स अगर हमारे अंदर आ गया, तो मेरा ये मानना है आप बहुत आगे ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो मार्केटिंग इज अकेला सेल्स नहीं है, सेल्स तो एक इनिशियल बिगिनिंग है आपका लाइफ का। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग करियर्स हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि एमबीए मार्केटिंग को आप केवल सेल्स के चश्मे में मत देखो। और बेटा ये बात ध्यान रखो, कंडीशन आज की देखते हुए कोई भी आप जॉब करो, शुरुआत में आपको सेल्स तो करना ही करना है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्स से अछूते रह जाने वाले हो। आज जो फाइनेंस जॉब है, उन फाइनेंस जॉब में आपको क्या मिलने वाला है? फाइनेंस जॉब में आपको मिलने वाला है 80-20 का ऑब्जेक्ट, कि 80% आपको ऑपरेशनल काम करना है, 20% सेल्स करना है। ऐसा मालूम है आपको ऑफर लेटर में लिख के दिया जाता है। जबकि वहां जाते हो ना, तो 50-50 भी हो जाता है, 40-60 भी हो जाता है, और उल्टा 80-20 का 20-80 भी हो जाता है। तो आप प्रैक्टिकली अगर सोचने के लिए जाएंगे, सेल्स एक ऐसी चीज है जिससे पीछे मत भागो। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये नीड ऑफ एन आवर है। एमबीए करने का मतलब डिग्री नहीं है, एमबीए करने का मतलब है आपकी बात करने की एबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन का। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, 2007 के पहले मैं बहुत ही मतलब वीक था। ऑल्दो आई वाज टीचिंग, आई वाज एसोसिएटेड विद करियर लॉन्चर, दे हैव गिवन मी चांस, मैं पढ़ाता था, बट मैं जो बोलता था ना, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता था। बट ड्यूरिंग माई एमबीए, दिस वन स्किल, क्योंकि मैंने समर इंटर्नशिप सेल्स में की थी, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, और मैं एक चीज पे फोकस करता रहा कि भले ही फाइनेंस करना है, बट मैं अपने आप को इंप्रूव करूं, इंटरेक्ट करते रहूं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग को सेल्स के चश्मे से मत देखो, सेल्स से डरो मत। शुरुआत का जॉब सेल्स से रिलेटेड होगा, पर उससे ये मतलब नहीं है कि सेल्स को हम छोड़ देंगे। सेल्स आप रखो। दुनिया का जितने भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सारे बड़े सीईओ जो होते हैं ना, आपको क्या लगता है सीईओ करता क्या होगा? सीईओ बेसिकली कॉर्पोरेट सेल्स ही करता है। उसका काम ही यही है कि भाई वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसको बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है उसको मेंटेन करना है, वो खुद अपने पर्सनली फोन करता है, बात करता है, ये सब सेल्स का हिस्सा है, सब सेल्स का पार्ट है। तो लेट अस टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने इतनी सारी चीजें हैं मार्केटिंग में, अभी देख लीजिए आप, इतना सारा पॉइंट है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, इनोवेशन, फाइनेंस का जानकारी, पीआर इज नया नया टाइप, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया इज न्यू वर्जन। सो इतना सब कुछ मार्केटिंग कवर करता है। वंस यू विल बी एंटरिंग इनटू मार्केटिंग, दीज मैनी फील्ड्स आर देयर। बिजनेस रिसर्च इसमें अगर नहीं लिखा है शायद मैंने, बिजनेस रिसर्च इज देयर, ठीक है, रिसर्च जो हम एनालिसिस करते हैं। तो इतना सारा एस्पेक्ट है मार्केटिंग में। मुझे बताइए, इतनी डायनामिक फील्ड किसी की है क्या? ऑल्दो आई एम नॉट अ मार्केटिंग गाय, बट मुझे हमेशा से ये लगता है कि मुझे शायद मार्केटिंग लेना चाहिए था। प्रोबेबली फाइनेंस तो मैं आज भी लर्न कर रहा हूँ, फाइनेंस तो नेवर लर्निंग है, उस समय मार्केटिंग लिया होता था तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता था। तो मार्केटिंग में इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। हाँ, सो टू बी वेरी स्पेसिफिक सेक्टर्स, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इज द बेस्ट, बेस्ट आप कह सकते हो सेक्टर फॉर मार्केटिंग का है। क्योंकि ये सेक्टर आपको कंफर्म जो सेल्स ही देगा, ये बोलकर ही देगा आपको। ये अगर आपने मान के चलिए देश का सबसे अच्छा एफएमसीजी, अभी अभी आप बोल सकते हो कि पतंजलि भी हो गया है, अदरवाइज एचयूएल को हम हमेशा नंबर 1 मानते हैं। एचयूएल आई थिंक अभी भी नंबर 1 ही रहेगा। तो एचयूएल में अगर आपको जॉब मिल जाए, या आपको मान के चलिए मैरिकोम में मिल जाए, या डाबर में मिल जाए, या हमारे यहाँ पे कोलगेट आता है, कोलगेट नागपुर में आता है, और उसका टेस्ट भी होगा, ठीक है, उसका डेफिनेटली एप्टीट्यूड होगा, आई एम प्रीटी श्योर आने वाले समय पे। तो कोलगेट हो जाए, ये जो कंपनीज हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं, ये कंपनी
आपको पहला जॉब यही देंगे कि जाओ किसी रूरल एरिया में जाके सेल्स करो। एंड ट्रस्ट मी, अमूल में आप इंटर्नशिप करोगे, वो क्या करवाएंगे आपको, वो दुकानदारों के सामने ले जाके आपको एक कैनोपी लगा के खड़े करने के लिए बोलेंगे। मैंने अपने करियर में सेम काम किया है। जब मैं एमबीए करने के पहले जब मैं जॉब करता था तब भी मैंने वो काम किया है। मैंने तो मुझे बाद में भी कभी शर्म नहीं आई और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको जो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा ना, द काइंड ऑफ लर्निंग, द प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे विल गोइंग टू गिव यू ट्रमेंडस रहेगा। बट शुरुआत की लाइफ डिफिकल्ट होगी। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम एमबीए, उस समय प्रॉक्टर अपना रैकेट एंड बैकिंसर, रैकेट एंड बैकिंसर कंपनी दुनिया का एक ऐसा इकलौता कंपनी है एफएमसीजी में जिसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बेसिकली नंबर 1 और नंबर 2 पे आते हैं। कोई मुझे बता सकता है उसका सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है? आप चैट बॉक्स में मुझे उसका नाम लिख के पहुंचा सकते हैं, मैं 1 मिनट पॉज लूंगा। रैकेट एंड बैंकिंसर के कुछ फेमस प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, एनीवन, एनी आइडिया? कंपनी आरएनबी, एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है आपका, अभी कोरोना के टाइम पे ज्यादा खास चलने लगा है। जो मैंने इतना हिंट दिया आपको, चलो एक आंसर आया है शायद। यस, सॉरी, अमीशी मैम हैज गिवन आंसर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम स्टूडेंट्स प्लीज। डेटॉल, डेटॉल आप देख याद रखिए, डेटॉल इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एचयूएल और एनी अदर कंपनी, इट्स एन आरएनबी, रैकेट एंड बैकिंसर। ठीक है, पढ़ना ये कंपनी के बारे में भी। एफएमसीजी सेक्टर में हमारे यहाँ पे आपको कोलगेट मिलता है, हमारे यहाँ पे आईटीसी मिलता है, हमारे यहाँ पे शायद पतंजलि भी आ जाता है। तो नागपुर के हिसाब से आपको मिलता है। अगर आप मार्केटिंग चाहते हैं और आने वाले समय पे अपना करियर बहुत अच्छा प्लान करना चाहते हैं तो एफएमसीजी को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना। अगर वो अपने को मिलता है तो बिल्कुल चले जाना। वो आपको 10,000 रुपए दे, 15,000 दे, कुछ भी दे। मैं आपको एक मेरे फ्रेंड का एग्जांपल बता रहा था, वो आरएनबी में था। ही इज रियली ब्रिलियंट गाय। उसका प्रोसेस मुझे आज भी याद है क्योंकि आई वाज अ प्लेसमेंट कमेटी मेंबर। हम लोग रात तक बैठे रहे, 11-12 बजे तक प्लेसमेंट चलता रहा और इतना जबरदस्त प्रोसेस था। वो बंदे का शुरुआत का काम क्या था मालूम है? इनिशियली करीब 1.5 साल तक उसको नॉर्थ महाराष्ट्र के रूरल एरिया में भेज दिया। उसकी कई बार बीमारी हुई, तबीयत खराब हुई, बट उसको गांव में भेजा, गांव में छोड़ा रैकेट ने। और उसके बाद जब आप तैयार हो जाते हो ना तो मन मर्जी का जॉब मिलता है। अब उसकी वाइफ जो थी, उसकी वाइफ ऑलरेडी यूएस में थी, मतलब शादी हो गई उसके कुछ सालों के बाद, वाइफ यूएस में थी, उसको आरएनबी ने यूएस में ट्रांसफर दे दिया। नाउ इज अ परमानेंट सिटीजन ऑलमोस्ट ओवर देयर। सो दिस इज द काइंड ऑफ करियर यू कैन गेट इन एफएमसीजी। अगर आप शुरुआत में अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। पैसा मत देखना बेटा, अगर ब्रांड मिल गया ना धोखे से अपने को, तो पैसा तो सोचना ही मत, फ्री में भी करवाए ना तो चले जाना। जो एक्सपीरियंस आपको जोड़ेगा ना वो बहुत आगे है। दूसरा, बैंक और एनबीएफसी, अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है और थोड़ा इजी जॉब चाहिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, तो बैंक और एनबीएफसी तो लाइन लगा के आपके यहाँ खड़े रहते हैं। काफी कंपनीज आती हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग में आप म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, ट्रेड ब्रोकरिंग हाउसेज आते हैं। बैंक्स में आप देखोगे छोटे जो मतलब प्राइवेट बैंक्स है वो स्ट्रेट अवे आपको रिक्रूटमेंट करते हैं। बट यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और थोड़ा सा प्रिपरेशन रहना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो यहाँ डिफिकल्ट होता है सेल। एफएमसीजी की सेल्स डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट तो रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स हैं, वो तो लेना ही लेना है। वो तो आपको ज्ञान देने के लिए आपको पहुंचाते हैं कि कस्टमर की साइकोलॉजी पहचानो आप, इसलिए आपको करवाते हैं। तो एफएमसीजी में उतनी कोई सेल्स नहीं करनी, बस आपको पेशेंसली देखना है। बट बैंक एंड एनबीएफसी में कोर सेल्स होता है भाई, डिफिकल्ट होता है। आईटी आईटीएस में जनरली उसको ही प्रेफरेबल है जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिनका बीसीए है। ये मिल गया तो ये बहुत अच्छा सेल्स है क्योंकि यहां पर क्या है ना, आईटी आईटीएस में इनेबल्ड सर्विसेज में आपका जो काम है बहुत हद तक ऑनलाइन ही होता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बाहर आपको घूमना नहीं पड़ता। ट्रैवलिंग अक्रॉस सिटी जरूर रहेगा बट ये अच्छा है। देन फिर इवेंट मैनेजमेंट में आपको मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मार्केटिंग में आपको भी मिल जाएगा। इंटरनेट मार्केटिंग जैसा मैंने आपको सोशल मीडिया बोला, कितनी सारी कंपनीज आ गई हैं। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द वेरी गुड फील्ड। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में आप देखेंगे बहुत इनोवेटिव, जो जिनका माइंड बहुत इनोवेटिव होता है उसके लिए एडवर्टाइजिंग इज अ रियली रियली गुड फील्ड। ध्यान रखिए, अगर आपका स्केचिंग जो माइंड है, अगर आप अच्छे से आर्ट्स बना पाते हैं, इनोवेटिव आर्ट्स बना पाते हैं,
चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। एक अगर एडवर्टाइज देख रहे हैं आप और उसको आपने समझ लिया कि उसका पर्पस क्या था, किस तरीके से डिजाइन की गई थी, क्यों था, और उसमें कमियां अगर आप निकाल रहे हैं, मतलब आपका माइंड इनोवेटिव है। आप खुद जज कर सकते हो ये सब चीजों को, तो वहां आप देख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में भी आजकल रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा सेल्स की जरूरत नहीं होती थी, बट ये को इसलिए मैंने थोड़ा लोअर रखा हुआ है। बट आजकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी सेल्स रखती है। और गवर्नमेंट जॉब तो ऑलवेज आपको रहेगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक जॉब ही होता है बैंक में भी। आजकल हर बड़ी प्राइवेट बड़ी बड़ी जो पब्लिक कंपनीज हैं, सब में गवर्नमेंट जॉब में ये आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो अभी अपन जाते हैं प्रोफाइल। याद रखिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल में अंतर होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जो आपका, जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे रिक्रूट हुए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुए हैं, इसको जॉब बोलते हैं। जॉब का आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन, बेसिकली जॉब का रोल हो गया वो आपका। प्रोफाइल मतलब क्या, आप काम क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल पे आप फोकस कीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन पे मत फोकस कीजिए कि भाई मुझे असिस्टेंट मैनेजर दे रहा था वो कंपनी तो मैंने ले लिया, ये मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे रहा था तो नहीं लिया। ऐसा मत समझिएगा, हर कंपनी का वर्टिकल अलग अलग होता है, तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं। प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लैरिटी मिलेगी आपको। आपको जब प्लेसमेंट्स में आएंगे कंपनीज, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो उसको बहुत सीरियसली लेके के लीजिए। यहाँ पर प्रोफाइल में मैंने चार बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कॉर्पोरेट सेल्स, कोर सेल्स का जॉब यहीं से शुरू करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप कोई भी जॉब करो, एक्सेप्टेंस में जाओ। इससे अच्छा होगा कि एक्सेप्ट कर लो कि मुझे मार्केटिंग करना है और सेल्स ही करना है शुरुआत में, तो ज्यादा अच्छा होगा, रादर देन फाइनेंस ऑपरेशन लेने के बाद, एचआर लेने के बाद अगर बेचना पड़ता है, वो ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है रादर देन अपने उसके लिए। हाँ, अगर आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है फाइनेंस में, मैं फाइनेंस के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि मैं फाइनेंस को बहुत मतलब क्लोजली जानता हूं, पर उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस अपने को डालना पड़ेगा सेल्स के लिए। अब यहाँ रिटेल, इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल सर्विस पे मैंने डिवाइड किया है। रिटेल सेल्स का मतलब रिटेल मॉल का नहीं है। रिटेल सेल्स मतलब जो सीधा B2C है, या अपन जो सीधे डायरेक्टली अपन जो सेल करते हैं किसी भी कस्टमर को, जैसे इंश्योरेंस बेचना है या वो बेचना है आपको, कोई स्पेसिफिकली डायरेक्टली आप कस्टमर से मिल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सेल्स मतलब कॉर्पोरेट सेल्स। ये पहुंच गए ना बेटा तो इतना कमाओगे कि आप जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, काफी कमाओगे। ये अच्छे खासा प्रोफाइल है। ये हर किसी को मतलब मिलता नहीं है आसानी से, अगर आपको मिला तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल सर्विस सेल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। मार्केट रिसर्च इज वन ऑफ द अनदर प्रोमिनेंट फील्ड जो अनटैप्ड है मार्केटिंग में। बहुत ही कम लोग जानते हैं मार्केट रिसर्च के बारे में। मार्केट रिसर्च जनरली आप देखते होंगे, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसके पहले पे आपको पोल्स आते हैं, ठीक है, एग्जिट पोल आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं। तो जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल होते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, ये बेसिकली बनते हैं सर्वे से, रिसर्च से। कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले एक सर्वे किया जाता है, तो ये सर्वे करता कौन है, ये मार्केट रिसर्च कंपनीज करती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एसी निल्सन जो है वन ऑफ द फेमस कंपनीज में से एक है, वो मार्केट रिसर्च के लिए करती है। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपका नंबर क्रंचिंग स्किल, अगर आप इंजीनियर्स हैं या आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ सक्सीड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नंबर क्रंचिंग होना चाहिए। ये बहुत हद तक एनालिटिक्स जैसा ही काम है। एनालिटिक्स का ये बोल सकते हो ओल्ड वर्जन है। एनालिटिक्स में थोड़ा कोडिंग वोडिंग ऐड हो गया, मार्केट रिसर्च में कोई कोडिंग वोडिंग नहीं रहता है, बस आपका डेटा नंबर्स का क्रंचिंग होना चाहिए। ये बैठने वाला जॉब है, बट बहुत टीडियस जॉब है। 17 18 घंटे भी काम करना पड़ता है, पैसे खूब मिलता है। अच्छी अच्छी कंपनीज है मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में, जो काफी बड़ा रिसर्च का स्पेसिफिकेशन रखती है। एडवर्टाइजिंग में अकाउंट मैनेजर का जॉब होता है। इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो अकाउंट मैनेजर पे होगा। आपको शुरुआत में कोई एडवर्टाइज बनाने को नहीं दिया जाएगा, आपको पहले अकाउंटिंग का रोल। अकाउंट मैनेजर का मतलब है सेल्स। यहाँ पर सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स कैसे करना पड़ेगा कि आपको नए नए क्लाइंट लाने हैं और उनको अपनी एडवर्टाइजिंग के बारे में बताना है। बाद में फिर क्रिएटिविटी वाला सेक्शन आपको जुड़ने वाला है। और रिलेशनशिप मैनेजर में भी आप जनरली आरएम का एक प्रोफाइल मिल जाएगा। आप रिलेशनशिप मैनेजर में किसी कस्टमर को या किसी कॉर्पोरेट को आप डील कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है। अगर आप इन अ ब्रॉडर स्केल देखें, ये भी थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा लेटर स्टेज पे आपको अर्न करना पड़ता है ये आरएम का प्रोफाइल। बैंक्स आजकल आरएम प्रोफाइल स्ट्रेट अवे देने लगे हैं।
तो उसमें जनरली वो आपको कुछ क्लाइंट्स देंगे, उसको मैनेज करना होगा। जैसे अगर आप देखेंगे जिनके भी जो थोड़े से जिनके अकाउंट्स में ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको वो लोग आरएम कर देते हैं। मेरा कोटक बैंक में अकाउंट है, तो अभी मेरा 10 साल से उसमें ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो मेरे को एक आरएम दिया हुआ है। मुंबई से एक लड़की मुझे हर बार फोन करती है और पूछती रहती है कि सर कैसा चल रहा है, तो ये आरएम वाला काम है, वो भी ऑफिस में बैठ के। तो ये अच्छा, ये भी जॉब है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा मार्केटिंग में ब्रॉडली आपको समझाया। स्किल्स के लिए मैं आपको बोलूं, आपका नेगोशिएशन स्किल्स, आपका अनडाउटेबली कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ये जो स्किल्स जरूरी है जिसमें आप एक्सेप्ट करो रियलिटी को और लड़ो चीजों को लेके। हर बात को डरो मत लेके कि ये टारगेट मिला, मेरे बॉस ने बोला इस बार 1 करोड़ का बिजनेस करके लाओ नहीं तो भगा देंगे। अरे भाई, वो आप तो मान के चलो एक कॉमन प्रैक्टिस ही है कॉर्पोरेट में। आप जितना फॉर्मल और जितना अच्छे से आप कॉलेजेस में रहते हैं ना, आप मान के चलिए इसीलिए वो लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम याद करते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी नहीं है भैया। कॉर्पोरेट लाइफ में तो बहुत अलग सिस्टम चलता है, वहां पर आपको टारगेट्स दिए रहेंगे। तो अपने आप को होल्ड करते हुए आना चाहिए, प्रेशर को हैंडल करते आना चाहिए। मार्केटिंग थोड़ा ऐसा जॉब है जहां ट्रैवल करना है, आपको आदत होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका फूड का स्किल्स अपना, अभी जैसे बाहर खाने की प्रॉब्लम है, तो मुझे जैसे मेरे जैसे इंसान को बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मैं भी ये चीज को अब रियलाइज करता हूँ कि अगर भाई आपने को खुद से कुकिंग आती होगी तो मैं कहीं पे भी दूसरे शहर पे भी जा सकूं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, तो ये हमारे पास रहना चाहिए। अगर पैसा कमाना है, आगे अपने करियर को सस्टेन रखना है और अपने आप को स्टेब्लिश रखना है, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जैसा मैंने बोला, सेल्स के चश्मे से अकेले मत देखना, वो भी जो गलत परसेप्शन बनाया उसके पर्पज से मत देखना। पैसा बहुत है इस फील्ड में, अच्छे से आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आखिरी में एक साथ ले लूंगा आपको। इसके बाद मेरा जो करियर ऑप्शन है फाइनेंस आता है। मैं जो आपको अब बताने जा रहा हूं वो जनरल फाइनेंस के लिए है। इसके लिए अगर आप फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस करियर ऑप्शन की तरफ जरूर चूज करिएगा। एंड मेक श्योर कीजिए, करियर ऑप्शन फाइनेंस में आने का मतलब है कि हमें थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का ही होरिजन रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस में करियर चूज करने का मतलब है कि आपको तुरंत अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, एकदम अर्निंग के चांसेस बहुत कम है। शुरुआत में तो मैंने बोला नागपुर की मैं आपको क्लियर कंडीशन बोलूं, इनफैक्ट मुंबई में भी अगर कुछ 8-10 कॉलेज को हटा दूं मैं मेन, तो वहां पर भी फाइनेंस के जॉब में आपको शुरुआत में सेल्स ही करना है। ठीक है, तो सेल्स तो इनिशियली रहेगा ही। मैं इसलिए बार बार सेल्स का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं, मैं सर से भी बात किया हूं, मैं इतने सारे प्लेसमेंट ऑफिसर से बात किया हूं, और मैं खुद प्लेसमेंट कमेटी में भी रहा हूं और प्लेसमेंट के मैनेजमेंट में रहा हूं, तो मुझे मालूम है आप लोगों का क्या मेंटेलिटी है। सेल्स नहीं करना है, तो इसलिए सेल्स को मैंने आपको भाई बता दिया कि सेल्स को आप बिल्कुल गलत मत लीजिए, सब में ही करना पड़ेगा। भैया बिजनेस नहीं लाओगे तो कोई कंपनी क्यों रखेगा आपको, मुझे बताओ। और वो भी पैंडेमिक का सिचुएशन है, वैसे ही बिजनेस 30% पे है, अगर कोई आपको रखेगा। बट एक बात अच्छी है, मैं आपको बताऊं, मुंबई में भी मैंने बात की 4-5 अलग अलग प्लेसमेंट ऑफिसर से, सबका ये कहना है कि एमबीए की डिमांड ग्रो होने वाली है, क्योंकि अब बहुत हद तक ऐसे स्किल्स लोगों की जरूरत है जो ज्यादा, जिनके पास अच्छी स्किल्स अवेलेबल है, और एमबीए में जाने के बाद आपकी स्किल्स का इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो सोशल मीडिया स्किल्स हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नॉलेज इंप्रूव करो, रेडी टू चेंज रखने वाला एबिलिटी रखो। ये रहा ना आपको, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स थे ना, उनको प्रॉब्लम होगा। अभी क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आया था, तो नॉर्मल ग्रेजुएट्स को भी रिक्रूट करना चालू कर दिए थे वो लोग। अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है वापस ट्रेंड आएगा एमबीए को, क्योंकि एमबीए वाला जो बंदा है वो थोड़ा ज्यादा स्किल्ड होगा कंपैरेटिवली किसी एक नॉन एमबीए या जनरल ग्रेजुएशन वाले से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेक्टर्स में ना अपने या इंटायर कंट्री का एक ब्रॉडर स्केल ले लें, बैंक्स एंड एनबीएफसी में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल आपको मिलेगा। शुरुआत में आपको वो फाइनेंस में ऑपरेशन का जॉब के साथ आपको कुछ सेल्स दे देंगे, फिर उसके बाद आप बहुत अच्छे अच्छे करियर पे बढ़ सकते हो बैंक में और एनबीएफसी में। केपीओ ये वर्ड आप सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और मैं डेफिनेटली प्लेसमेंट में भी कंसल्ट कर, मैं आप सजेस्ट करूंगा कुछ नाम्स, और सर को भी मैं दूंगा वो नाम्स। ठीक है, ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज अच्छा पैकेज हैं और
काफी डिसेंट जॉब भी होती है। मैंने 2 कंपनी का नाम लिखा है, नोमोरा एंड क्रिसिल, ठीक है। कैपिटल IQ करके कंपनी हमारे नागपुर में आता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी कंपनी की फहरिस्त है, ग्लोबअप है, जेपी मॉर्गन्स है, फिर बहुत सारी है, मैरिल लिंच है। ये जो सब केपीओ होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये BPO का एडवांस वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली लोग कौन से होते हैं, जो थोड़े से स्किल्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जिनको चीजों का पता होता है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ अ कॉल सेंटर जरूर है, बट यहाँ आपको हमेशा कॉल सेंटर के जैसे बात नहीं करनी है। यहाँ आपको कस्टमर को उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करना है, उनके नॉलेज, आपका जो नॉलेज है उसके बेसिस पे उसको रिजॉल्व करना है। मतलब किसी और को नॉलेज भी रिजॉल्व करना है और डेफिनेटली किसी और का काम भी करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जब करता था तो वो भी एक KPO ही था इनिशियली। तो उसका जॉब मेरे को कैसा था कि एक क्लाइंट था हमारा यूरोप का, तो वो यूरोप के क्लाइंट को मुझे उसके कॉम्पिटिटर्स का पूरी एनालिसिस देना पड़ता था कि उसका न्यूज क्या क्या चल रहा है, और उसने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बता के रखा था, उसकी रिलेटेड न्यूज मुझे हर रोज क्या करना पड़ता था, उसकी PPTs बनानी पड़ती थी और उस पर्टिकुलर के बारे में रिसर्च करना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे अपना काम आउटसोर्स करके रखा, बट मेरे नॉलेज के बेस पे, बिजनेस के बेस पे नहीं। तो ये KPO का काम है, एक अच्छा जॉब है, ठीक है। अगर आपको सेल्स से बिल्कुल डर लगता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी तो है ही नहीं कि मैं सेल्स कर पाऊंगा, देन KPO इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। इसके लिए मुझे नहीं लगता नागपुर में कोई KPOs अवेलेबल हैं। आपको मुंबई, पुणे में, बेंगलोर में, यही सब जगह पे हैं। तो यार जानने के लिए तो तैयार रहना, ये मत सोचना कि मैं नागपुर में जॉब करूंगा। नागपुर में करना है तो नागपुर रिलेटेड बैंक्स वगैरह हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फाइनेंशियल, क्योंकि बहुत हद तक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपको मिलेगा। एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी फाइनेंस का ऑप्शन है। तो ब्रॉडली हमारे कंट्री के हिसाब से और नागपुर के हिसाब से इतने सेक्टर्स आप जनरली, मेजरली जो पहले 3 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई प्रकार की अकाउंटिंग जॉब्स के लिए आप जैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है और आपको कोर इंटरेस्ट अकाउंट पे ही है, फाइनेंस पे नहीं, मतलब चलिए लिया है स्पेशलाइजेशन, बट कोर अकाउंटिंग पे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के कई सेक्टर्स को, कई कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफाइल में जैसे मैंने बोला, कोर फाइनेंस जॉब, ट्रस्ट मी इनिशियल डेज में पूरे देश में, अगर मैं बोलूं पूरे देश में कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं जहां ये जॉब्स मिलता है स्टार्टिंग में। बट मैंने देखी है मेरे लाइफ में 10-12 साल के उसमें, मेरे साथ के कई फ्रेंड्स ऐसे जिनको जॉब ही करना था, मुझे तो बिजनेस करना था, तो मैं तो बाहर निकल गया भाई। मैं भी श्योर डेफिनेटली उस कोशिश में था कि इस तरीके का जॉब आए। बट मैंने देखा है इनिशियली लोगों ने सेल्स ज्वाइन किया, इनिशियली लोगों ने छोटा मोटा कुछ किया, बट छोटे मोटा कुछ करने के बाद अच्छे कोर्सेज करके इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी, ये बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स जो होती हैं, ट्रमेंडस हाईली प्रेशर जॉब। बट आपको मैं बोल रहा हूँ ये एक अलग ही प्रकार का व्हाइट कॉलर जॉब है। ये किसी भी फाइनेंशियल पर्सन के लिए ड्रीम होता, मेरी भी ड्रीम थी, आई वांटेड टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। बट ठीक है, समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। प्रोफाइल में आपको KPO में, ऑपरेशनल KPO में ध्यान रखना, आपको ऑपरेशनल जॉब मिलेगा। भले ही वो KPO किसी से भी रिलेटेड हो, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी KPO होगा, तो भी आपको जॉब जो होगा ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब ये होता है कि आपको एक मोनोटोनस टाइप का जॉब दिया जाएगा। एक कंप्यूटर रहेगा आपके, आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठे हैं और कुछ बेसिकली परफॉर्म करना है, कुछ एक्सेल के कुछ फॉर्मूले आपको सिखा दिए जाएंगे और उसको परफॉर्म करना है डेली बेसिस पे, उसको चेक करते रहना है। एक या तो आपके अंडर में एक टीम होगी और वो करना, मतलब रोज का एक प्रकार का मोनोटोनस जॉब है। एक क्लाइंट के अंडर में आप रहेगा, आपके एक प्रोजेक्ट के अंडर में काम कर रहे होंगे और उसी को आपको देखना है। अकाउंटिंग जॉब्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर इज लाइक सिमिलर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है भाई। इसके बाद फाइनेंस में अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में तो मैंने बोला आपको जॉब मिलना बस जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो फाइनेंस एज अ करियर, पहली बात नंबर क्रंचिंग स्किल होनी ही चाहिए। यू हैव टू लव नंबर्स, अदरवाइज डिफिकल्ट होगा आपके लिए। अगर आपको नंबर्स पसंद नहीं है, फाइनेंस आपको डिफिकल्ट, मैं यहाँ ध्यान रखना, यहाँ फाइनेंस का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट क्लियर करने की बात है। आप इस बात को मत सोचना कि फाइनेंस में कौन से इतने बहुत सारे मैथ्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं। नंबर क्रंचिंग का मतलब है आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स, जो आने वाले समय में आपको अप्लाई करना है। यहाँ मैं सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट तो कोई भी बंदा कैसे भी सब्जेक्ट करता है। अभी जिन बंदे ने अकाउंट नहीं पढ़ा वो भी अकाउंट में पास करते हैं, मैंने तो वो भी देखा कि अकाउंट में टॉप कर देते हैं वो लोग। और जो बीकॉम वाला बच्चा है जो पिछले 5 सालों से भी अकाउंट पढ़ रहा है, उसके उसके मार्क्स कम आ रहे हैं इंजीनियर के। तो सब्जेक्ट की बात ही मत करो। नंबर क्रंचिंग का मतलब है नंबर्स स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। MS ऑफिस का मैं खासकर एक्सेल, याद रखिए एक्सेल
बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, एडवांस एक्सेल भी होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा एक दो नाम मैम को भी, और मैं श्योर हूं कि होता ही होगा एक्सेल के कुछ वर्कशॉप, खासकर फाइनेंस वालों, सबको ही होना चाहिए। मार्केटिंग वाले भी करें तो अच्छा है, क्योंकि उनको भी बनानी पड़ेगी, प्राइसिंग वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह डील करनी पड़ेगी। आजकल सब अमल कमिटेड है, बट टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो अगर आप फाइनेंस वाले हैं, एक्सेल बनाना होना ही चाहिए। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस का और अपडेटेड करंट अफेयर, ये दोनों चीज को बिल्कुल आप मन में बैठा लो। डेली बेसिस पे आपको बिजनेस न्यूज़ेस पढ़नी है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, बिजनेस एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना है, या फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ना है। ये न्यूज़ेस को आप पढ़ते रहा है और उसका एनालिसिस करना है। अभी आगे मैं आपका एक नॉलेज सेशंस भी लूंगा, तब मैं बताऊंगा कि न्यूज़ेस को कैसे एनालिसिस करना होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, कंपलसरी कंपलसरी है किसी भी फाइनेंस के लिए। और नए कोर्स, क्योंकि एमबीए फाइनेंस इज नॉट सफिशिएंट, आप कहीं से भी कर लो। हाँ, अंटिल अनलेस आई एम कोलकाता से करोगे तो एक बात अलग है, बाकी आप लगभग किसी भी कॉलेज से कर लो। एमबीए फाइनेंस के साथ आपको कुछ पैरेलल कोर्सेज चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का ओरिजन रखते हैं, और जो पहले नंबर पे प्रोफाइल लिखी है कोर फाइनेंस जॉब के लिए, उस पे जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह उसके लिए, तो शुरुआत में जॉब ज्वाइन कर लो, कुछ भी मिल जाए, जो मिलता है कर लो, और पैरेलल कोर्स कर लो। मेरे जो दोस्त है जो आज अच्छी फाइनेंस पोस्ट पे हैं, वो इसी कारण से है। ये कुछ कोर्सेज लिखे हैं, और भी कोर्सेज होते हैं जिसको अपन डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, तो ये फाइनेंस को रिलेटेड है। वेरी डायनामिक करियर, ट्रेमेंडस करियर, अगर आप उसमें डीप इंटरेस्ट रखते हैं तो, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के ओरिजिन के साथ चलिएगा, शुरुआत में सेल्स के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, गर्ल्स के लिए सबसे फेवरेट, बट ट्रस्ट मी, अगर आप दुनिया के ही बोल लो, मैं तो बोल रहा हूं देश को भी छोड़ो, दुनिया के ही देख लो आप, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप देखेंगे, उसमें जो टॉप एचआर पोस्ट होती हैं, उसमें आपको गर्ल्स नहीं मिलेंगे, वुमन नहीं मिलेंगे। ये वुमन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, तो डोंट टेक इट ऐसा कि मैं कोई वुमन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसी बात कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि हमारा जो विजन है, हमको जो सोच हमको हमारे दिमाग में लाद दी गई है कि भाई एचआर बोले तो लड़कियां, फाइनेंस बोले तो वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट पता है, मार्केटिंग बोले तो लड़के, और वो भी लड़के वो जो बहुत बोलना जानते हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग फील्ड्स हैं, सब में सबका अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग है। ह्यूमन रिसोर्स में मैं आपको क्लियर करूं कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। और यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल मत निकालना कि ब्रिटिश इंग्लिश से। कम्युनिकेशन में अच्छा इंग्लिश हो जरूरी है, अच्छा मतलब बहुत ट्रिमेंडस की बात नहीं है। अच्छा का मतलब बिल्कुल मत निकालना भैया हम इंडियंस हैं, हमारा मदर टंग हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, हमारा मदर टंग थोड़ी ना इंग्लिश है। हम लोग थोड़ी ना ब्रिटिशर्स जैसे बोल पाएंगे। आप देखो यूएस वाले कैसी इंग्लिश बोलते हैं, हमसे कई गुना बुरी इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। कुछ नहीं है, ना ग्रामर का आता पता है, ना किसी चीज का। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन। आप देखो कोई यूएस के बंदे से आप जब बात करोगे ना, द वे ही विल रिप्रेजेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ, आपको समझ आएगा। वो कम्युनिकेशन आपको डेवलप करना है। और बेटा वो मालूम है कैसे होता है, जब आप लोगों से बात करोगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि सेल्स अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। समर इंटर्नशिप करो, सेल्स की करो, पिज्जा हट ज्वाइन करो, कुछ तो ज्वाइन करो जहां आप लोगों से बात कर रहे हो। कुछ भी करो, छोटा मोटा काम करो, तो कम्युनिकेशन देखिएगा आपका इंप्रूव होगा। मेरा भी कम्युनिकेशन वैसे ही इंप्रूव हुआ है। आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, तो वो भी इसीलिए बोल पा रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव होता है भाई, इंप्लॉय रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ सब थ्योरेटिकल पार्ट है। मेजर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइकोलॉजिकली, आप कुछ भी कहिए, भले ही आप एचआर पढ़ रहे हैं और आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी रिलेटेड नहीं है, तो भी साइकोलॉजिकल आपका एक बैकग्राउंड होना ही चाहिए। बैकग्राउंड कहने का मतलब है आपको इंटरेस्ट होना ही चाहिए। मतलब किसी भी इंसान की साइकी को समझना, ये आपके इंटरेस्ट के एरिया के अंडर आना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा एचआर पर्सन बन जाओगे। इसमें एक बहुत डायनामिक फील्ड है ट्रेनिंग। जैसे मेरे जैसा पर्सन जिसका शुरुआत से ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा विजन रहा है, मैं पहले ये मैंने मजाक मजाक में ज्वाइन किया, फिर वो मेरे लिए अर्निंग बन गया, उसके बाद फिर मेरा पैशन बन गया, आज ये मेरा कंप्लीटली, ये मेरा मतलब बोलना चाहिए जीविका ही बन चुका है। तो ये ट्रेनिंग मेरे लिए एक वो पार्ट है। तो मेरे जैसा पर्सन अगर एचआर में रहेगा तो पीपल स्किल्स में तो नहीं जा पाएगा, बट ट्रेनिंग में जरूर जा पाएगा। तो ट्रेनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास ट्रेनिंग स्किल्स है। ट्रेनिंग बहुत बहुत मतलब डायनामिक वर्ड है। हाँ, ट्रेनिंग का मतलब नहीं है कि एप्टीट्यूड पढ़ाना,
ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। कम्युनिकेशन एक अलग स्किल्स है, और भी बहुत सारी स्किल्स के लिए ट्रेनिंग हो सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स में आप ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। प्लानिंग एक बहुत अच्छा पार्ट है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलने में नहीं होते हैं, वो प्लानिंग में बहुत अच्छा होते हैं। तो रिक्रूटमेंट में प्लानिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएस अगर आप देखोगे ना, एक बहुत बड़ा कंपनी है, ह्यूज, और उनका एक इतना ट्रमेंडस पूरा मतलब स्ट्रक्चर्ड है एचआर का। उसमें उन लोग काफी सारे लोगों को रखे हुए हैं, तो उसमें अलग अलग रोल पे लोग होते हैं। रिक्रूटमेंट में एचआर के अंदर रिक्रूटमेंट के बंदे अलग, ट्रेनिंग के बंदे अलग, प्लानिंग के बंदे अलग, तो वो आप अलग अलग में जा सकते हो। अब शुरुआत में अगर आप मुझसे पूछें, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे, तो एचआर में मुझे नहीं लगता है कि आपको शुरुआत में डेटाबेस कलेक्ट करने का जॉब होगा। लिंक्डइन में आप जाओ, लोगों का प्रोफाइल देखो, सीवी शॉर्टलिस्ट करो, उनका देखो, सीवी शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको फोन करके इंटरव्यूज के लिए बुलाओ, यही जॉब होगा आपका। ज्यादा अच्छा आपने किया, ज्यादा अच्छा कोई कंपनी रहा, वो आपको इनिशियली किसी सीनियर के साथ आपको बैठा देगा, जहां आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर आप इनिशियली रिक्रूट, मतलब आप कहने का मतलब है कि आप रिक्रूटमेंट में ही रहने वाले हो। जो प्लानिंग और ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वो थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो वंस अगेन, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो धीरे 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 आप उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे, और वो आपको काफी अच्छी ग्रोथ देगा। वो एक अलग ही लेवल हो जाता है। फिर जब आप सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव बन जाते हो, सीनियर एचआर बन जाते हो, तो उसमें एक अलग ही, मतलब बोल सकते हो, आपका एक रुतबा बन जाता है, क्योंकि एचआर से पूरी पूरी कंपनी के सब लोग डरते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा। जस्ट लाइक आरबीआई से सारे बैंक्स डरते हैं ना, है ना, वैसे ही एचआर से सारे के सारे इंप्लॉइज डरते हैं कि भैया ये कुछ नहीं करते, क्योंकि परफॉर्मेंस का काम तो आपको एचआर यही देने वाला, फीडबैक आपका यही देने वाला है। इनका केवल रिक्रूटमेंट काम नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ये सब चीजों का भी काम होता है। तो वो अलग अलग बेस्ड ऑन स्किल्स होगा। पर शुरुआत में मैंने जैसे बोला, वहीं से आप ज्वाइन करोगे। और देखिए बेटा, मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जैसे हमने, अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट आप हमारा लेते भी हो, तो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको एक बेसिक स्किल समझ में आ जाएगी कि अभी मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन पे जाना है, या कौन सा स्पेशलाइजेशन मेरी पर्सनालिटी के लिए अच्छा रहेगा। बट उस स्पेशलाइजेशन के बाद भी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल फील्ड्स हैं। मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च और सेल्स एक दो अलग अलग धुरी के, मतलब प्रोफाइल्स हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तीसरी धुरी पे चला जाएगा। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कैसे, मार्केटिंग में भी किस तरीके से आप इन्वॉल्व होते हैं, वो बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंस में आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एचआर रिलेटेड है। ये अगर मतलब मुझे बोलूं मैं, पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो नंबर 3 है। नंबर 1 और 2 पे फाइनेंस और मार्केटिंग रहेंगे। वो आपस में इंटरचेंजेबल है। किसी कहीं कहीं आपको फाइनेंस में बच्चे ज्यादा दिखेंगे, कहीं मार्केटिंग में दिखेंगे। नागपुर में मैंने ट्रेंड देखा कि सभी कोई फाइनेंस ले लेते हैं, फाइनेंस में लेने के बाद उनको वही लगता है कि भैया फाइनेंस का जॉब मिलेगा। बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है यहाँ पर। फाइनेंस का जॉब इतना आसान नहीं है। और थर्ड नंबर पे आपका एचआर आएगा। एचआर ऐसा फील्ड है जो जनरली, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे वो लोग जो थोड़े से मतलब कम बोलना पसंद करते हैं, पर अच्छा बोलना पसंद करते हैं, जिनको काफी नॉलेज है स्पेसिफिकली, मतलब लोगों की पर्सनालिटी को समझने का काफी अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग अगर जाते हैं तो एचआर में वो बहुत अच्छा कर पाते हैं भाई, क्योंकि आप डेफिनेटली ग्रो करोगे अगर इस स्किल्स के साथ जाओगे। इसके बाद आखिरी में मैंने ऑपरेशंस रखा है। इट इज रिकमेंडेड दैट ऑपरेशन वाला जो है वो, अगर आप इंजीनियर हैं, अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा। जब हम मुंबई में थे, तो मेरे को मुंबई में ऑपरेशन हमारे यहाँ पे केवल इंजीनियर्स ही ले पाते थे। बाद में वो क्राइटेरिया उन्होंने चेंज किया। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में मतलब जनरली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर खासकर बहुत ज्यादा इसको लेते हैं, क्योंकि कई सब्जेक्ट उनके मैच करते हुए रहते हैं, बहुत हद तक वो चीजें हैं इसमें। ऑपरेशन मैनेजमेंट का अब मैं आपको मतलब ब्रॉडर वैल्यू बता रहा हूं। जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था ऑपरेशन में, वो एक मतलब बहुत छोटा बात था कि आप मैन्युफैक्चरिंग से ऑपरेशन को जोड़ रहे हैं। तो जब मैकेनिकल इंजीनियर की बात करता हूं मैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग, उनके लिए मशीन्स वगैरह का असेंबली वगैरह, ये सब उनका बहुत कॉमन उनके लिए वर्ड्स हैं, वो करते रहते हैं। आज ऑपरेशन बहुत आगे बढ़ गया है। ऑपरेशन आपको आज हर जगह देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजर ही होता है। उसको ऑपरेटिंग, पूरा जो बैंक का जो ऑपरेशन होता है उसको मैनेज करना होता है। जो आप मैनेजर जाएंगे किसी भी उसको, तो वो भी एक ऑपरेशन मैनेजर ही है।
ठीक है, कहने को वो बैंकिंग के अंडर में है, उसका हो सकता है प्रोफाइल ऑपरेशन रिलेटेड नहीं हो, बट काम वही कर रहा है, वो मैनेजमेंट करना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो होता है, मतलब पूरे जो एम्प्लॉइज को मैनेज करना, ऑपरेशन डे टू डे जो एक्टिविटी होती है उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना, वो एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। अब मैंने यहाँ पर सप्लाई चेन लिखा, आप देख ही रहे हैं, इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग कंट्री, जहां पर आपको एक बात का रियलाइजेशन हुआ होगा कि सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग अगर कोई चीज हमारे यहाँ पे है ग्रोथ के लिए, तो वो हमारी डिमांड है। अगर हम डिमांड को फुलफिल कर पाने में सक्सेसफुल हो गए, तो इंडिया को फिर चाइना से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, और चाइना की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली चाइना से हमको कोई टेंशन नहीं है, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। और उसको डिमांड तक मतलब आपको सक्सीड करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप लोगों तक पहुंच सके, और उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए। आज सप्लाई चेन की कंपनीज हैं जो ऑपरेशन मैनेजमेंट को मुंह मांगी कीमतों पे लेती हैं। आप बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, लाइक अमेजोन हो गया, या फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये अच्छे अच्छे ऑपरेशन मैनेजर्स को लेती है, और ये बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव करियर है। तो सप्लाई चेन एक अलग है। रिटेल में ऑपरेशन का, जो आप मॉल पे जाते हैं तो फ्लोर होता है, तो वहां पे एक ऑपरेशन मैनेजर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरी एक असेंबली का पूरा वो होता है, तो वहां एक ऑपरेशन। तो ऑपरेशन एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है, बहुत अपकमिंग है। इंडिया में उतना फेमस इसलिए नहीं था क्योंकि एक परसेप्शन था कि इंजीनियरिंग कर सकते हो, दूसरा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स और रिटेल उतना फेमस नहीं था। अब वो आ रहा है, तो अगर आप इंजीनियर हैं तो ये फील्ड आपके लिए जबरदस्त है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल सोचिएगा मत, ले लेना, और थोड़ा सा एफर्ट लेना, थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छा आपको ऑप्शन दे देगा आने वाले समय पे। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में सभी भागते हैं, तो उससे आपको एक बहुत अलग वैरायटी मिलेगी, और इसमें आपको काफी करियर ऑप्शन है, कोई इसमें लिमिट ही नहीं है। मैं काफी हद तक मतलब एकदम डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट मैंने आपको ब्रॉडली समझाया कि अलग अलग इसके भी सेक्टर्स हैं जहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड मैंने आपको बताया। मैंने जैसे बोला एलिजिबिलिटी का है, वो आपको मेरे ख्याल से सर और मैम आपको बता ही देंगे कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए आईटी मैनेजमेंट और ये बहुत हद तक डिफरेंट है। ठीक है, कंचन का कुछ क्वेश्चन है, एंड संजय का कुछ क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल लेता हूं बेटा, है ना। बस वी आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय स्लाइड्स, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली ये बात डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक मैंने 4 मेजर स्पेशलाइजेशन के बारे में बात किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो एनालिटिक्स पे मैंने बात किया, उसी टाइम पे मैंने आपको सिस्टम्स या आईटी के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो वो भी एक अपने आप में फील्ड है। आईटी में वंस अगेन आप ध्यान रखिएगा, आईटी मैनेजमेंट में आप जाएंगे, आईटी में अगर आप जाएंगे तो आईटी मैनेजमेंट मतलब आईटीएस में जो बोल सकते हैं अपन, जनरली वहां आपको जॉब मिलेगा। आईटी में आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको कोडिंग का जॉब मिलने वाला है या डेवलपमेंट का जॉब मिलने वाला है। वो जॉब तो कौन करता है? जो डेवलपर्स होते हैं, जो जिन्होंने हार्डकोर वो कोडिंग वगैरह का जॉब किया। यहाँ पर आप जब आईटी चूज करेंगे तो वो जॉब थोड़ा अलग रहेगा, वो मैनेजमेंट साइड पे रहने वाला है। उसमें आपको क्लाइंट से डिस्कशन करना है, उनको प्रेजेंटेशन देखना है, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज प्लस आपका मैनेजमेंट स्किल्स वहां पे शो होगा। सो टीसीएस वगैरह जैसा कंपनी है, ये काफी हद तक रिक्रूटमेंट करता है आईटी मैनेजर्स को। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब में आईटी के लिए भी एक अच्छा जॉब है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन आईटी और सेल्फ, वो भी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा करने के लिए। आईटी एज अ जनरल है, यहाँ पे कोडिंग वोडिंग नहीं सिखाएंगे आपको। आईटी मतलब आपको बेसिकली सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, बट उसका मैनेजमेंट ओरिएंटेशन आपको सिखाए जाएंगे। यही चीज ऑपरेशन में भी कोई मैकेनिकल के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे हैं आपको, सबका मैनेजमेंट एस्पेक्ट आपको टच किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंस में भी केवल अकाउंटिंग नहीं रहेगा, फाइनेंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे। मार्केटिंग में भी केवल आप ये मत मान के चलिएगा कि सेल्स ही रहेगा, अलग अलग सब में एस्पेक्ट्स चलते चले जाते हैं भाई उसमें। ये ध्यान रखिए, ये सबके लिए मेरा सजेशन है। अगेन मैंने जैसे बोला, मैंने ये सब इमेजेस गूगल से ली हैं। मेरा पर्पस आप समझ लीजिए, सीज मतलब कोलैबोरेशन, आपकी बात करने की स्किल, लोगों से मिलने की स्किल्स, कम्युनिकेशन आपका बहुत जरूरी विद है। क्रिएटिविटी का यहाँ सेंस है, आप कितने इनोवेटिव हैं, कितना ज्यादा अपडेटेड है, कितना ज्यादा आप अपने आप को चीजों को सोचते हैं। इसलिए बार बार आपको बोला जाता है कि थिंक, हर चीज पे थिंक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप थिंक नहीं करेंगे, आप कर पाएंगे तो क्रिएटिविटी तो आ ही नहीं सकता भाई।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल थिंकिंग। ये आप देखेंगे सिलेबस में भी आने लगा एंट्रेंस एग्जाम में। आपको एमबीए, सीटी, कैट, आप लॉ एंट्रेंस की बात करो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करो, क्रिटिकल जो थिंकिंग है आपका, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीजों को कॉम्प्रीहेंड करते आना और उसको एनालाइज करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने दी गई है, उस प्रॉब्लम को आपको देख के समझना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या लिखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिटिकल थिंकिंग में ये बात का जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं। अपना कितना दिमाग लगा रहे हैं वो एक अलग बात है, वो आपका क्रिएटिविटी के सेक्शन में आ गया। क्रिटिकल में मुझे इतना देखना है कि भाई एक पैसेज दिया है, उस पैसेज में ऑथर ने क्या बात की है, तो यही चीज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। इसलिए ये सिलेबस में भी है इंजीनियर अपना हर प्रकार के एंट्रेंस में, कि जब आप प्रैक्टिकली किसी जॉब, किसी कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जितने ज्यादा आप इफेक्टिव रहेंगे, उसमें आप बहुत सारी चीजें अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये 4 C's याद रखिएगा। कोलैबोरेशन का मतलब है लोगों से मिलना, कम्युनिकेशन तो मैं बता ही चुका हूं, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं अलाउ करता हूं आपको बात करने के लिए। पहले मैं 2-3 क्वेश्चंस ले लेता हूं जो मुझे ऑलरेडी दिए गए हैं। लेट मी जस्ट अलाउ। मेरा रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ क्लास में है, कृपया कर वो अपना माइक तभी ऑडियो ऑन करें जब जरूरत हो, अदरवाइज तुरंत के लिए मत ऑन करें। सो लेट अस बिगिन विथ 2 क्वेश्चंस एंड देन वन बाय वन मैं चला जाऊंगा। 2 क्वेश्चन जो मुझे मिले थे। हाँ, सो पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला संजय खुबरागड़े जी से। सर प्लीज से अबाउट हु हैव प्लेन ग्रेजुएशन सच एज बीए। पहली बात तो बेटा ये जो आप बेचारा वाली फीलिंग है ना वो हटा दो। बीए बहुत डायनामिक फील्ड है, बहुत अच्छी अच्छी फील्ड है ना। आप सोचते हो कि मैंने बीए किया मैं बहुत बेचारा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप बोल रहा हूँ आप इंजीनियरिंग वाले से ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, कम से कम कुछ तो पढ़ा आपने अच्छा, है ना। तो ये सोचना ही गलत है आपका कि मैं बीए हूं तो क्या फील्ड है, प्लेन प्लेन कुछ नहीं है, सबके लिए सब कुछ नया है। आपको लगता है कि इंजीनियर वाला अगर ऑपरेशन पे जा रहा है तो वहां पर भी उसको नई चीज पढ़ना ही पढ़ना है, नया मैनेजमेंट स्किल सीखना ही सीखना है। तो प्लेन नाम की कोई चीज नहीं होती। ग्रेजुएशन है ना आपका, दैट्स इट। आप कोई भी फील्ड पे जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में आप अच्छा करेंगे और आप सब में बुरा करेंगे यदि आप केवल अपने टाइम पास के लिए चले गए और सोचने के लिए चले गए, आप कितनी अच्छा आपका बैकग्राउंड क्यों ना रहे। प्रॉपरली मैं बोल रहा हूं, जब तक आप अनटिल अनलेस आप थिंकिंग ये नहीं रखेंगे कि भाई मुझे ग्रेजुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मुझे मैनेजरियल स्किल्स को लर्न करना है, तब तक आपका उसमें कुछ नहीं रहेगा। ये बीए बीए से कुछ नहीं होता। बीए बीकॉम, मैंने बीकॉम किया, मैं आईआईटी के बच्चों को पढ़ाया, डज इट मीन कि बहुत ज्यादा कुछ उससे होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीकॉम करना, बीए करना अच्छी बात है भाई, बीए बहुत अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है संजय, सब कर सकते हो आप। कंचन का कहना है कंस्ट्रक्शन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड, तो बेटा ये सेपरेट सेपरेट कंपनीज हैं। ये कंपनीज बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट एमबीए को नहीं करती हैं। निकमार करके कॉलेज है, अगर आपका इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग से हुआ है तो निकमार करके कॉलेज होता है, वहां आप जा सकते हैं। वहां मैनेजमेंट सिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन में। अदरवाइज मेरे 15-16 साल में, या मेरे जब से मैं प्लेसमेंट से जुड़ा हूं, मतलब 100 में से 1 या 2 कंपनीज ही आपको मिलेंगी, एक कंपनी मिलेगी जो कंस्ट्रक्शन वाली होगी। वैसे तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वैसे तो आप कोई भी कंपनी जा सकते हो, अल्टीमेटली सेल्स तो वहां पे भी करना ही है। तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा कंपनी, इसलिए मैंने उसको कैप्चर नहीं किया। Nowadays, companies are only preferring MBA. Yes, yes, that is what I am saying, Kanchan, कि आज आपके पास एक ग्रेजुएट को जो मैं सैलरी देता था, उस पे मुझे अगर एमबीए मिलेगा, तो आप खुद सोचो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसको देखूंगा? मैं एमबीए को ही लेके जाऊंगा, आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं। अब आप उसको नेगेटिव मत सोचो, आप ये सोचो कि मुझे पहला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं वो पहला अपॉर्चुनिटी को इनकेस करूं। मुझे 10-20 हजार पे जिंदगी नहीं खत्म करनी है, मुझे करोड़ों में कमाना है। मैं तो किसी कंपनी के सीईओ में बैठूंगा। आज जो 10-20 हजार मिल रहे हैं ना, वो मैं अपने खर्चे पे निकालूंगा और अपनी जो भी हो सकता है बेसिक एसेंशियल में निकालूंगा। अगर आप एमबीए अब इस बात को सोच के बैठे हैं कि मैं
एमबीए होते से ही घर को सपोर्ट करने लगूंगा तो आप गलती पे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक पे। कम से कम 1-2 साल का टाइम लो। आप एमबीए के बाद भी 1-2 साल का टाइम लगेगा। आप तो नागपुर में हैं, फीसेस काफी कम है, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि शुरुआत में आप ये देखिए कि मेजर कंसर्न हमारा क्या है, मेजर ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है विवेक से मुझे, आई एम वर्किंग एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव इन सप्लाई चेन, सो विच टू स्पेशलाइजेशन शुड आई चूज। पहला तो भाई आप ऑपरेशन ही चूज करिए, मेरा तो सिंपल सजेशन है आपको, गो अहेड विद ऑपरेशन। अगर कॉलेज में वो अवेलेबल हो या जैसा भी है, व्हाटएवर आप देख लीजिए। एंड ऑपरेशन के बाद सेकंड आप मार्केटिंग चूज करो, ये मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि मार्केटिंग और ऑपरेशन बहुत हद तक आपको काम पड़ेंगे आने वाले समय पे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विवेक, मेरा सजेशन यही है, बट मेरा ये रिक्वेस्ट है, डिपेंड करता है प्योरली आपके इंटरेस्ट पे भी। अब आप सप्लाई चेन पे वर्क कर रहे हो तो आपको काम पड़ेगा, गति हो गया, ये फ्लिपकार्ट का और भी जो कंपनी है, अमेजोन का कंपनी है, ऐसे अलग अलग जो कोरियर से लेके अलग अलग जो वो कंपनीज है, इसमें मैं बता रहा हूँ ना, इतना ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है, बहुत आपको बहुत ज्यादा चीजें मतलब मिलने वाली है बेनिफिशियल। तो जाना, बहुत अच्छा आपको मिलेगा ऑप्शन उसमें। प्रियंका, if we choose specialization in finance then how many chances we have to get job related to finance? ये क्या क्वेश्चन हुआ बेटा? ये मैं कैसे बताऊंगा, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आई हैव सीन इन मैक्सिमम कंपनी दे आस्क फॉर मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने तो नहीं देखा यार 5 ईयर, मतलब कोर जॉब के लिए आप बोल रहे हैं? 4 जॉब के लिए कोर जॉब जो जो मैंने आपको बताया था फिनेंस रिलेटेड, उसमें भी बेटा 5 साल तो कम टाइम बता रहे हो आप, कम से कम 10 साल रुकना पड़ेगा। बट आप अगर मुझसे पूछोगे कि कितना चांसेस है फाइनेंस में जॉब करने का, मैंने इतनी देर से यही समझाया हूं आपको कि फाइनेंस में शुरुआत में फाइनेंस का जॉब नहीं मिलने वाला है, ये बात मान लो। मैं चेतना जैसे कॉलेज में हूं, मतलब करीब 11-12 सालों से एसोसिएटेड हूं, वहां भी फाइनेंस का कंपनी जो आता है वो सेल्स के लिए रहता है, पैकेज पर थोड़ा ज्यादा होगा अपने यहां से, तो वो नहीं है। 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल मांगेगा अगर आप उस रिलेटेड प्रोफाइल में जा रहे हो। लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है आपको, अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो कम से कम आधा घंटा ले लेगा, और बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है आपको, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे आएगा, तो वो बात पे मैं एग्री हूं। बट कितना चांसेस है जॉब का, ये बात क्या कैसे आप सोच सकते हो इतना सब डिस्कशन होने के बाद? सोचो भी मत ये बात, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितना आप कम। सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे डिस्कशन में देखा, मतलब मैंने पर्टिकुलरली माना है, ये 5 सालों से मैं जब जब से लास्ट 5 ईयर का मैं ये आपको मतलब वो दे रहा हूँ, बच्चे कंपनी के लिए अप्लाई ही नहीं करते, बच्चे कंपनी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करा तो इंटरव्यू पे नहीं जाएंगे, इंटरव्यू पे गए, सिलेक्ट हो गए तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन पे अगर आप सोचोगे, मैं ये सबको आंसर कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक को नहीं कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को अगर आप सोचोगे कि कंपनी आपके घर पे आए, आपको रिक्रूट करके लेके जाए, फिर आपको कार भेजे आपके लिए जॉब के लिए, तो भैया आप कोई नई दुनिया में जी रहे हो, पुरानी दुनिया से, उस दुनिया से निकल जाओ। इसलिए ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को जमीन पे लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आपका करियर खराब होगा, सर मैडम और मैं अगले साल फिर से बैठे होंगे नए बच्चों के साथ, ठीक है। हम चाहते हैं आपका करियर बिल्कुल सही रहे, जमीन पे रहना बहुत जरूरी है, शुरुआत में जॉब जरूरी है, उससे ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है, जॉब ले लो, फिर आप देखना मेरे जैसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप किसी कॉलेज की जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं, आप खुद इतने स्मार्ट हो यार, फिर इतनी चीजें डायनामिक है, कोई जरूरत ही नहीं है उसमें फिर। कंचन पाटिल is sir, there are two scenario or for fresh student and a person like me having 19 year of experience. So sorry Kanchan madam, I'm really sorry, I am not aware about your experience, so you are pretty senior. 19 year of experience, 19 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मैम आपका, तो मैं आई रियली से पर्सनली आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा एमबीए का। आप अगर अपनी फील्ड को कंटिन्यू करेंगे तो वहां से आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, और नहीं तो भी आपका 19 ईयर एक्सपीरियंस का आपको मार्केटिंग में मतलब एज अ ब्रॉडली किसी भी कंपनी में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। छोटा सा एक डिसएडवांटेज ये भी रहेगा कि नई कंपनी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा उनको डाउटफुल लगेगा कि आप इतना बड़ा शिफ्ट वगैरह क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। बट
आई डोंट नो आपने मेंशन किया है आपका एक्सपीरियंस किसमें है? नहीं, यू हैव नॉट मेंशन द एक्सपीरियंस ऑफ 19 इयर्स। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन में, मैं सिनारियो जो है फ्रेशर के लिए बिल्कुल अलग है और एक्सपीरियंस के लिए अनडाउटेबली अलग ही है। आपको तो जॉब का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। द सेंस है कि बस आपको ये देखना कि आपको रिलेटेड जॉब मिल जाए तो आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे। सौरभ का क्वेश्चन है कि मैं अकाउंट फील्ड में हूं तो मैं कंफ्यूज हूं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लूं। ठीक है सौरभ, तो बेटा अकाउंट फील्ड में हैं आप, इसका ये मतलब नहीं है कि हम फाइनेंस लेंगे। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना और आपको फाइनेंस पढ़ना और जो मैंने स्किल्स बताई हैं वो आपको जम रही हैं तो आप करिए। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है देन प्रोबेबली आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको और एनालिसिस स्किल हो जाएगा। हम लोग तो करवाते ही हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं। इससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाती है, थॉट प्रोसेस आपका थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा ये आपके इंटरेस्ट पे बेसिस है बेटा। मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन लूं। स्पेशलाइजेशन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या लेना चाहते हैं। माय अनुज का कहना है माय इंटरेस्ट इज इन एचआर बट व्हाट शुड बी माय माइनर सब्जेक्ट। तो एचआर आपका है, देन मार्केटिंग आपकी स्किल्स हैं या फाइनेंस रिलेटेड स्किल्स हैं, आप वो माइनर को चूज करिए। माय सजेशन इज मार्केटिंग आपकी प्रोफाइल में होना ही चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछे, आपके साथ एक तो मार्केटिंग जोड़ो ही जोड़ो। वो या तो आप फाइनेंस प्लस मार्केटिंग जोड़ो, एचआर प्लस मार्केटिंग जोड़ो, या मार्केटिंग प्लस समथिंग जोड़ो। तो मार्केटिंग आप जोड़ लो, अच्छा रहेगा, काफी एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन आया है श्रीनिवास का, विच ऑफ द डिप्लोमा कोर्स कैन डू विद ऑपरेशंस। ऑपरेशन के साथ डिप्लोमा कोर्स मेरे को देखना पड़ेगा भाई। मैं आपको कनेक्ट जरूर कर सकता हूं कुछ अच्छे ऑपरेशन मैनेजमेंट वालों से। ये थोड़ा सा फील्ड मेरे लिए उतना डायनामिक नहीं, मेरे लिए उतना रिलेटेड नहीं है। बट डिप्लोमा एक तो यार कोर्सेज उसमें मुझे देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी श्रीनिवास, मैं इसका आंसर अभी तो नहीं कर पाऊंगा। और कोई अगर आंसर कर पाएगा तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ऑपरेशन में क्या डिप्लोमा होते हैं। मार्केटिंग एंड फाइनेंस तो कैन कॉमनली डिप्लोमा काफी होते हैं उसमें, बट एग्जैक्टली सप्लाई चेन पे आप कर सकते हो। यस यस यस, सप्लाई चेन का एक डिप्लोमा कर लो किसी अच्छे बड़े कॉलेज का, या फिर कोई अच्छा बड़ा कोई इंस्टीट्यूट का होगा। सप्लाई चेन रिलेटेड कोर्स कर लो तो आपको एक फील्ड बहुत अच्छी जुड़ जाने वाली है। सप्लाई चेन पे जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक बहुत अपकमिंग मतलब प्रोमिनेंट फील्ड है सप्लाई चेन। ठीक है, वो आप जरूर देख लेना। बाकी टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। करंटली आई एम वर्किंग इन यूटिलिटी डोमेन इन टीसीएस, प्रियंका का कहना है। एंड व्हाट सजेशन फॉर मी विच स्पेशलाइजेशन यूटिलिटी डोमेन, मतलब आप अभी टीसीएस में हैं, आईटी में हैं, तो मेरा एक मानना है कि आपके साथ आईटी एक जरूर जुड़ना ही चाहिए। ठीक है, आईटी को आप एक अपने साथ जोड़ लीजिए। आईटी जुड़ने के साथ साथ पैरेलल आप अगर मार्केटिंग लेंगे और मार्केटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो क्रॉस फंक्शनल आप काफी ग्रो कर पाएंगे टीसीएस के अंडर में ही। टीसीएस ट्रस्ट मी इज अ कंपनी जिससे आप रिटायर हो सकते हैं अगर आपको खुद का बिजनेस चालू नहीं करना है। मैं बहुत मतलब इससे बोल रहा हूं क्योंकि टीसीएस ना केवल इथिकल है बट ग्रोथ का ट्रेमेंडस ऑप्शन देता है। तो आप क्रॉस फंक्शनल वर्क कर सकते हैं, का मतलब ये है कि अगर आपने एमबीए कर लिया, आईटी और मार्केटिंग जुड़ा रहा ना, तो अगर आपकी स्किल्स अगर उससे मिलती जुलती रही तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई एम इन बीपीएस, बीपीएस इज बिजनेस प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, मतलब ये टेक्निकल फ्रंट में नहीं है। आपका बैकग्राउंड क्या है प्रियंका, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर बैकग्राउंड? ग्रेजुएशन काय में हुआ है? बीकॉम। तो फिर आईटी लेना मुश्किल है। मार्केटिंग तो रखिए रखिए, मार्केटिंग के बाद अगर आप क्रॉस फंक्शनल जाना चाहते हैं तो एचआर आपको हेल्प कर सकता है। शर्त है कि आपका एचआर स्किल्स वैसा रहे और मार्केटिंग स्किल्स आपका, मार्केटिंग तो खैर मैंने आपको जैसा बोला
मेरा सजेशन यही रहेगा कि मार्केटिंग एक जोड़ के चलो अपने साथ, ठीक है? तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे सब चीज के लिए। एचआर एक ले लो आप। फाइनेंस में मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है टीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। एचआर एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग एचआर को मेजर ले सकते हो और मार्केटिंग को माइनर, या मार्केटिंग को मेजर करके आप कर सकते हैं। दैट इज माय सजेशन, ठीक है? अनिकेत का एक क्वेश्चन है, आई एम एन आईटी इंजीनियर, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर आफ्टर एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, which sector it specifically belongs, any practical example, or companies specifically working in business analytics? बिजनेस एनालिटिक्स बेटा बहुत ही डायनामिक फील्ड है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अनिकेत। कंपनीज का अगर मैं बात करूं तो जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक टू बी वेरी स्पेसिफिक सबसे अच्छा कंपनी का नाम बताऊं मैं आपको तो जो हमारे यहाँ का एक बहुत अच्छा डायनामिक आईटी कंपनी है जो बिजनेस एनालिटिक्स पे डील करता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आई एम सो सॉरी, मैं मतलब उसका नाम भूल रहा हूँ। आईटी का कंपनी है, बहुत ही बड़ा मतलब मेजर कंपनी और बिजनेस एनालिटिक्स, जो एक्सपर्टाइज है बिजनेस एनालिटिक्स पे। मैं जैसे ही नाम आएगा मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकली समझें, बिजनेस एनालिटिक्स मतलब जितनी भी रिसर्च कंपनीज हैं, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उनका एक डोमेन है। तो आप अगर आईटी इंजीनियर है और बिजनेस एनालिटिक्स में अगर आप कोर्स करते हैं, तो हर एक आईटी कंपनी में आपका एक सेपरेट डिवीजन है, जहां पर बिजनेस एनालिटिक्स का ग्रेजुएशन वालों का एक अलग डिवीजन है और एमबीए वालों का अलग डिवीजन है। तो आप एमबीए के साथ अगर बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोफाइल लेके जाते हैं तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही अलग बात है, बहुत अलग है वो चीज, बहुत ही मतलब कह लीजिए सारी आईटी कंपनीज जो हैं, सारी बड़ी आईटी कंपनीज जो हैं, उन सभी बड़ी आईटी कंपनीज में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है? और बहुत सारी स्पेसिफिक कंपनीज भी हैं जो एनालिटिक्स को डील करती हैं, जो बाकी आईटी सर्विसेज में नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है? यस, म्यू सिग्मा, म्यू सिग्मा, श्वेता मैम हैज गिवन मी द आंसर। म्यू सिग्मा, एक्सेंचर इज ग्लोबल लीडर ऑफ आईटी, देन आईबीएम। म्यू सिग्मा की मैं बात करूं, म्यू सिग्मा इज एन इंडियन कंपनी, तो म्यू सिग्मा को आप अप्रोच करो, टारगेट करो। म्यू सिग्मा तगड़ा कंपनी है, बहुत पैसा देता है और खूब काम भी करवाता है भाई, बहुत काम करवाएगा आपको, पर मजेदार कंपनी है, इंडियन कंपनी। फिर इसके बाद आप एक्सेंचर पे जा सकते हो, फिर उसके बाद सारे आईटी कंपनीज, टीसीएस इटसेल्फ है, आईबीएम है, ये सब एनालिटिक्स पे मूव करती है भाई। ओके सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन मुझे पूछा था अनिकेत ने। इसके बाद और एक दो क्वेश्चंस आए हैं, बस मैं एक या दो ही ले पाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं लास्ट 11 बजे से मैं लगातार सेशन में हूं। थोड़ा सा ये दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, निखिल इज सेइंग, एंड करंटली वर्कड इन इंडोरम सिंथेटिक, वेरी गुड, लिमिटेड इन यूटिलिटी सेक्शन, सो आई चूज ऑपरेशन एज वेल एज मार्केटिंग। परफेक्ट, एक्सीलेंट थॉट, आई थिंक आप परफेक्टली सोच रहे हो। ऑपरेशन प्लस मार्केटिंग, undoubtedly आप, because you are already working in a pharma textile company, or that to be you can say a manufacturing organization, तो operation will surely help and marketing skills will require. Perfect. By doing MBA in operation, is there any scope in manufacturing? क्यों नहीं है विवेक? विवेक का क्वेश्चन है कि एमबीए इन ऑपरेशन में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है? बिल्कुल, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए ऑपरेशन तो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग के ही लिए बना था। बाद में जाके इसका डायनामिक्स बदल गया, सप्लाई चेन पे चला गया और रिटेल में चला गया। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग में तो रहना ही रहना है, बिल्कुल रहेगा आप मैन्युफैक्चरिंग में। बेटा ऑपरेशन एक बहुत अच्छी डायनेमिक फील्ड है, वो एक ऐसी अंडररेटेड फील्ड है ना, जिसको लोग ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग के लिए बना हुआ है, और लोग इंजीनियर भी नहीं करते कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है, एक बार आपको मिल गया ना, आप ध्यान रखना, बहुत आगे तक जाओगे, और काफी रिस्पेक्टेड जॉब है, काफी रिकॉग्नाइज जॉब है, स्टेबल जॉब है। मार्केटिंग जैसा या खासकर फाइनेंस जैसा डायनामिक जॉब नहीं है कि कभी इधर कभी उधर, वो नहीं, बहुत सिस्टमैटिक जॉब है भाई इसमें, ठीक है? आई थिंक दिस इज, मैंने इसमें डिस्कस किया। एक स्लाइड में कुछ चीजें और बाकी है, वो मैं आपको फटाफट बता दूं और आप देख सकते हैं। इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए वी आर एक्सपर्ट, बेसिकली हम लोगों ने ये करा है, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एमबीटीआई टेस्ट हमारे श्वेता मैम जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है। अगर कॉलेज में होता है तो बिल्कुल मत करिए, कॉलेज से करिए। अगर कॉलेज में अगर ये अभी सर्विसेज नहीं अवेलेबल है तो प्लीज
आप ऐसा कोई टेस्ट करिए, आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनालिटी को सजेस्ट करने में। हम भी करवाते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है, बट मैं अभी जानकारी नहीं दूंगा। जिसको भी इंटरेस्ट है दे कैन कम टू अस। इसके अलावा एप्टीट्यूड का भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई एम वी आर एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूट फॉर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, बट अगर आपको स्पेशलाइज्ड और चाहिए, रेगुलर कुछ उसमें चाहिए, क्योंकि कॉलेज में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फिर भी एक कॉलेज में आपको सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि CIBMRT ने मुझे बुलाया यहाँ पे ये है, बट आपका कॉलेज ऐसा है जो कंसिस्टेंटली आपकी मतलब एबिलिटीज पे, आपकी स्किल्स पे वर्क कर रहा है। मैं, आप प्राउड फील करिए। बड़े बड़े कॉलेजेस जिसके नाम बहुत बड़े होते हैं और दर्शन छोटे वाला काम होता है, वो आपको समझ में आएगा कि जाने के बाद आपको क्या रियलाइज होने वाला है। तो एक कॉलेज जहां पर आपको कांस्टेंट बेसिस में एप्टीट्यूड का अपग्रेडेशन हो रहा है, वो है आपका कॉलेज। उसको फायदा लीजिए। ये बात अलग है अनफॉर्चुनेटली कि अटेंडेंस का हम लोग को हमेशा इशू रहता है, बट तो भी आज 50 बच्चे बैठे हैं, ये काफी अच्छी बात है। और आप इसको, मुझे लगता है, कंटिन्यू रखेंगे, एप्टीट्यूड को भी इंप्रूव करेंगे, कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करेंगे। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। आप में से किसी आपको सजेस्ट करिए, भाई हम एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं। आपको तो जरूरत नहीं है कैट लिखने की, बट आप जरूर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैचेस सब चल रहा है, ऑल दो क्लासरूम्स आर क्लोज्ड। तो आपके अगर किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी को देना होगा कैट, दे कैन स्टिल प्रिपेयर विद ओनली 15,000 फीस। इसमें सारा आपको कंटेंट के साथ साथ ऑनलाइन पूरा किया जाएगा और पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे मोहल्ले पड़ोस में, आसपास में, please refer our name for after 12th career. There are career called law entrance. There are career called IPM, in which you will get an integrated program, BBA and hotel management के related. तो आप इसके लिए भी हमारा नाम सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, that's it I think from my side.